वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिथिलेश सिंह। आज के इस वीडियो में हम लोन रिपेमेंट सीखेंगे कि कैसे लोन रिपेमेंट एक्सेल शीट पे बनाते हैं, जनरलाइज लोन रिपेमेंट शेड्यूल। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगा कि क्या क्वेश्चन में गिवन होगा और हमें कैसे एक्सेल शीट में इसको करना होता है और क्या फंक्शन यूज होता है और उसके बाद से हमें ये आंसर मिलता है। तो चलिए मैं अब एक क्वेश्चन सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि क्वेश्चन में क्या गिवन होगा और हमें कैसे कैलकुलेट करना होगा। देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने मैं लिया हूँ। इसमें बोला है जनरलाइज द लोन रिपेमेंट शीट फॉर द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन। अब हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, इस हिसाब से क्वेश्चन में क्या रिक्वायर्ड होगा और करना होगा तो वो करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें लोन अमाउंट दिया हुआ है 25 लाख। उसके बाद से रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 10%। उसके बाद से टाइम है, टाइम पीरियड गिवन है 18 ईयर्स। अब उसके बाद से हमें इन तीनों इंफॉर्मेशन के बेस पे जनरलाइज लोन रिपेमेंट शीट तैयार करना होता है और करेंगे। अब इसमें एक जो एक्स्ट्रा चीज़ें दी होती है वो इसमें मेंशन होता है कि जो ये पीरियड है 18 ईयर्स है, तो इसमें किस हिसाब से जो लोन का रीपेमेंट करना है वो किस बेस पर करना है। तो इसमें गिवन है एज्यूम पीरियोडिसिटी टू बी एनुअल, क्वार्टरली, बाई एनुअली, मंथली, ऑल्सो कैलकुलेट। इसके साथ और ये भी इंफॉर्मेशन गिवन है, इसको भी कैलकुलेट करना है। तो जो इसमें हमें एज्यूम करना है, जो पीरियोडिसिटी लेना है, पीरियोडिसिटी होता है ये भी बताऊंगा क्या है और कैसे अभी वीडियो में आगे। लेकिन इसमें मेंशन किया हुआ होगा कि एनुअली लेना है, क्वार्टरली, बाय एनुअली, मंथली, जो हमें मेंशन होगा उसको ही हम लेंगे। तो इतना ही हमें गिवन होगा क्वेश्चन में। और एक जो ये 4 पॉइंट आपको दिख रहा है ये एडिशनल है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनता है। पहले हम इसको सीखेंगे और उसके बाद से इसको सीखेंगे। चलिए देखिए इसमें भी क्या गिवन होगा और कैसे, ये भी देख लेते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट फॉर द 20th इंस्टॉलमेंट। अब हमें बहुत सारा इंस्टॉलमेंट होगा, लाइक मान लीजिए अब 18 ईयर्स है। अब इसमें एनुअली पेमेंट करें तो हर साल एक ही बार पेमेंट करना है, और मान लीजिए मंथली करना है तो हर साल में मंथली, यानी कि एक साल में 12 बार रीपेमेंट करना है। तो उसमें इंस्टॉलमेंट होगा तो उसके अब हम ऐसे तो काउंट करते रह जाएंगे। जो 20वें नंबर का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्या बचा हुआ है, जो एंड में बचता है, और ओपनिंग क्लोजिंग घटाएंगे अभी नेक्स्ट, अभी जो वीडियो स्टार्ट की है इसी में ही बताऊंगा ये सब। लेकिन जो अब वैसे ही पूछा है इंटरेस्ट अमाउंट भी बताना है 20th इंस्टॉलमेंट का, इसका भी इंटरेस्ट अमाउंट क्या है वो बताना है। ये जो है ना, अब इसमें एक ही इंस्टॉलमेंट के लिए 20वें नंबर पर जो है उसका इंटरेस्ट बताना है और उसका प्रिंसिपल भी बताना है। ये इसमें 2 पॉइंट में था। तीसरे पॉइंट में ये है कि टोटल प्रिंसिपल अमाउंट फॉर 13 टू 20th इंस्टॉलमेंट। अब ये देखिए, अब इसमें ये आ गया ना कि प्रिंसिपल अमाउंट ही बताना है, लेकिन इसमें क्या था, एक ही नंबर है इंस्टॉलमेंट का, 20वें नंबर पे ही उसके वैल्यू को बताना था। लेकिन अब इसमें है ना, तो इसमें 13 से लेकर के 20 तक के बीच की जो है ना प्रिंसिपल की अमाउंट को बताना है। तो यानी कि अब ये 2 नंबर दे दिया इंस्टॉलमेंट के, उनके बीच की बताना है, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये भी करेंगे। और वैसे ही सेम इंटरेस्ट के लिए भी होगा, दोनों के बीच की। अब ये एडिशनल पॉइंट है, इसको भी करेंगे। सबसे पहले हम जनरलाइज लोन रिपेमेंट शेड्यूल बनाएंगे, कैसे हमें करना होगा और क्या गिवन होगा। देखिए एक क्वेश्चन तो ये है लोन रिपेमेंट का, और एक क्वेश्चन मैं और लिया हूँ, दूसरा क्वेश्चन है वो मैं दिखा देता हूँ आपको।
एक कुछ क्वेश्चन जो है ना ये होगा, मिस्टर ए took two loan together, so prepare generalized loan repayment schedule using the following data। अब इसमें ये है ना कि दो तरह के लोन लिया गया है। अब जो मिस्टर ए है वो दो तरह का लोन ले रहा है। वहां पर तो जो क्वेश्चन था नेक्स्ट उसमें देखे कि एक ही लोन था और उसका परसेंटेज गिवन था और अमाउंट वगैरह, तो उस बेस पर हम कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर है ना, यहाँ पर एक एक के बदला एक नहीं, सॉरी, एक नहीं, इसमें दो दो तरह के लोन लिए गए हुए हैं। एक है होम लोन और दूसरा है कार लोन। दो तरह के लोन है और दोनों के परसेंटेज अलग अलग है। और इसमें ईयर मेंशन है, एवरी ईयर्स के लिए अलग अलग जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी हम करेंगे। दो तरह का है, एक सिंपली नॉर्मली उसमें अमाउंट दिया है, परसेंटेज दिया है, ईयर्स दिया है, और उसके बेस पे हमें जनरलाइज्ड लोन रिपेमेंट शेड्यूल बनाना है। लेकिन अब इसमें है, इसमें देखिए इसमें अमाउंट भी नहीं गिवन है, तो हमें अमाउंट अपने मर्जी से कोई सी भी ले लेना है। इसमें ऐसा नहीं है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो नहीं बोला तो वो नहीं कर, वो हमें अपने तरफ से कोई भी एक वैल्यू ले लेना है। और बाकी सारा हमें यहाँ पर एयर है, एयर तो मेंशन है, इसमें से कोई सा एक लेंगे। उसके बाद से रेट ऑफ इंटरेस्टेड अलग अलग तरह से है। तो ये एक क्वेश्चन है, इसको बाद में करते हैं पहले, और समझेंगे भी जब इसको करते हैं उसी टाइम पे कि कैसे करना है और क्या करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले एक जनरल जो क्वेश्चन था इसको हम करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, अब यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन गिवन होगा सबसे पहले हमें इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना होगा। लोन अमाउंट गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, और टाइम पीरियड गिवन है। तीन चीज़ें यहाँ पर गिवन है। और एज्यूम पीरियोडिसिटी है जो ये भी गिवन है, इसको भी रिकॉर्ड करना होगा, एनुअली, क्वार्टरली, बाय एनुअली, मंथली। तो इसको पहले हमें एक्सेल शीट पे रिकॉर्ड कर लेना है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, रिकॉर्ड कराऊँ। इसको मैं ऑफ कर दूँ और जूम कर देता हूँ ताकि पता भी चले आपको। दिखाई नहीं दे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में हमें गिवन था लोन अमाउंट। लोन अमाउंट मैंने ले लिया है। सबसे पहले बनाने का फॉर्मेट क्या होगा, ऊपर यहाँ पर हम लिखेंगे रीपेमेंट ऑफ लोन, इसको मर्ज एंड सेंटर करेंगे। और उसके बाद से लोन रीपेमेंट डिटेल्स हेडिंग डाल करके, और जो डिटेल्स है उसको हमें पहले नोट कर लेना है। चलिए मैं मर्ज और सेंटर कैसे करेंगे इसको भी दिखा देता हूँ आपको। लाइक यहाँ पर रीपेमेंट ऑफ लोन है, इसको क्या करेंगे, जितने सेल में हमें इसको मर्ज एंड सेंटर करना है सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर जो मर्ज एंड सेंटर है इस पर क्लिक कर देंगे। अब ये आ जाएगा। चलिए मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा साइज भी बढ़ा देता हूँ। ये है, ऐसे मर्ज एंड सेंटर करना है। अब पहले मैंने लोन अमाउंट गिवन था, लोन अमाउंट नॉर्मली टाइप करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। एक्सेल शीट में से अलग अलग सेल में टाइप कर लेना है इसको। सेल A3 में मैंने लोन अमाउंट लिख करके, और सॉरी A4 में लोन अमाउंट लिख करके, और उसके बाद से B4 में मैंने अमाउंट लिख दिया है, टाइप कर देना है। वैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेना है, उसके बाद से पीरियड ले लेना है, ईयर्स में है कैसे है उसको यहाँ मेंशन करके बता भी देना है। ये 18 ईयर्स था वो ले लिया। अब उसके बाद से उसमें जो है पीरियोडिसिटी के लिए हमें मेंशन था कि किस बेस पर करना है, वो यहाँ पर हमें अलग से टाइप करना है कहीं एक जगह पे, क्योंकि अब जो हम इसको करेंगे ना, इसको डाटा वैल्यूएशन भी करना है, और डाटा वैल्यूएशन करने के बाद से आगे क्वेश्चन को करेंगे। तो एक साइड कहीं पे यहाँ पर एक जगह इसको हम टाइप कर लेंगे। सबसे पहले
ईयरली था ईयरली कर लिया, हाफ ईयरली था हाफ ईयरली कर लिया, क्वार्टरली था क्वार्टरली कर लिया, मंथली है मंथली कर लिया। अगर बाय मंथली होता तो बाय मंथली कर लेते, जैसे होता वैसे हम यहाँ पर नॉर्मली टाइप कर लेंगे। अब देखिए ये तो था जो है कि पीरियड। अब ये पीरियड है ना, तो इस पीरियड का वैल्यू भी तो होगा, बिना पीरियड के वैल्यू को तो हम शेड्यूल क्रिएट करेंगे नहीं। अब इसका नॉर्मली पीरियड का अब हम वैल्यू को टाइप करते हैं, वैल्यू ऑफ पीरियड पेमेंट। अब जो भी है, जैसे अब यहाँ मान लीजिए ईयरली है तो साल में कितने बार पेमेंट होगा, एक ही बार होगा ना, तो एक टाइप कर देंगे यहाँ नॉर्मली। हाफ ईयरली है यानी कि साल में दो बार पेमेंट होगा, तो टू टाइप कर देंगे। ये वैल्यू इसकी है, ये पीरियड है लेकिन इसकी वैल्यू को हमें टाइप करना है, क्योंकि वैल्यू से ही तो जो भी कैलकुलेशन होगा वो होगा। तो क्वार्टरली है, क्वार्टरली के लिए साल में चार बार होता है, चार बार चार टाइप कर देंगे। मंथली है 12 टाइप कर दिया। ऐसे पहले इसको हमें टाइप करना है। अब उसके बाद से क्या करना है, थोड़ा और इसकी साइज में टाइप कर देता हूँ ताकि स्क्रीन पर नजर आए। देखिए अब ये जो हमें क्वेश्चन में गिवन था रिकॉर्ड, उसको हमने टाइप कर लिया। जो यहाँ क्वेश्चन में हमें गिवन था ये रिकॉर्ड हमने टाइप कर लिया है, क्वार्टरली, एनुअली, बाय एनुअली, मंथली। तो इस हिसाब से। और ये जो है एक्स्ट्रा एडवांस में जो ये है इस क्वेश्चन के साथ में ही होगा, लेकिन इसको अलग से समझते हैं, पहले इस रिकॉर्ड को कर लेते हैं। तो रिकॉर्ड हमने कर लिया है। रिकॉर्ड करने के बाद अब शुरू होता है क्वेश्चन सॉल्व करना यहाँ से, पीरियोडिसिटी से। देखिए सबसे पहले हमें इसके लिए लोन रिपेमेंट शेड्यूल बनाने के लिए पीरियोडिसिटी निकालना है। पीरियोडिसिटी है तो इसके लिए हमें पीरियोडिसिटी की वैल्यू की नीड होती है। जो ये वैल्यू है ना, यहाँ पर मैंने बताया ना कि जो ये पीरियड है, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, तो इसका जो वैल्यू गिवन है ना, तो वैल्यू के बेस पर हम इसको कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले पीरियोडिसिटी हम समझते हैं कैसे करना है। पीरियोडिसिटी के लिए सबसे पहले, अब यहाँ नॉर्मली हमें टाइप नहीं करना है कि हाँ चलो हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली यहाँ टाइप कर दिया, यहाँ उसकी वैल्यू 2 है तो 2 कर दिया। ऐसे नहीं करना है, हमें इसके लिए डेटा वैल्यूएशन क्रिएट करना है। नॉर्मली टाइप करेंगे तो अगर यहाँ कोई भी वैल्यू चेंजमेंट करेंगे, या अगर हमें नीड होगा कि ईयरली करना है इसको, तो आप यहाँ से डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसके लिए हम इस टेबल के बेस पे जो पीरियड ऑफ पेमेंट है, इस टेबल के बेस पे सबसे पहले हम यहाँ पे डेटा वैल्यूएशन कैसे क्रिएट करते हैं चलिए मैं बताता हूँ। जिस सेल में हमें डेटा वैल्यूएशन क्रिएट करना है, देखिए मैं पहले से कर रखा हूँ, फिर भी मैं करके दिखाऊंगा। मैंने पहले से क्रिएट कर दिया ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, और जो है मैं समझा दूँ और करके भी दिखा दूंगा। अब यहाँ से जो मैंने डेटा वैल्यूएशन क्रिएट किया है, यहाँ से आसानी से मैं कोई सा भी चेंज करूँगा। अगर मैं सोचता हूँ ईयरली करना, ईयरली करूँगा तो ये सारी वैल्यू अपने आप ईयरली होकर के और चेंज हो जाएगा, और क्या वैल्यू आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो अब मैं कैसे करना है इसको आपको बताता हूँ। और देखिए अब जैसे मैं कह रहा ना, यहाँ पे डाटा वैल्यूएशन से हाफ ईयरली से ईयरली पे करूँगा तो जो ये वैल्यू है ना ये अपने आप चेंज होगा। इसके लिए भी हमें एक फंक्शन यूज करना है, और इसको भी फंक्शन से हम करेंगे, ना कि टाइप करेंगे। ईयरली कर दिया मैंने, देखिए अब यहाँ पर ये ऑटोमेटिक चेंज हो गया जो वैल्यू है ना पीरियड का वो। अब चलिए पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ कि डाटा वैल्यूएशन कैसे करना है। लाइक मैं इस सेल में कर देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पर जो डेटा वैल्यूएशन करेंगे ना, चलिए इसके सामने ही करता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। जिस सेल में डेटा वैल्यूएशन करना है, जैसे मैं यहाँ डेटा वैल्यूएशन किया हूँ, कोई भी यहाँ से आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें जिस सेल में जान करना है, उस वैल्यू को लाना है, वो उसको सिलेक्ट करना है।
सेलेक्ट करने के बाद से डेटा है, डेटा पे जाना है। यहाँ पे जो डेटा है, अब चलिए इसको पिंक में कर देता हूँ। यहाँ से डेटा पे जाना है। डेटा पे जाने के बाद से होम पे था, होम से डेटा पे गया। डेटा पे जाने के बाद यहाँ देखिएगा डेटा वैल्यूएशन है। डेटा वैल्यूएशन पे क्लिक करना है। डेटा वैल्यूएशन पे क्लिक करने के बाद से हमें क्या आएगा, एनी वैल्यू। यहाँ एनी वैल्यू है ना, यहाँ से हमें सिलेक्ट करना होगा लिस्ट। अब यहाँ पर क्योंकि हम लिस्ट तैयार कर रहे हैं ना, वहाँ लिस्ट गिवन है, उससे हमें करना है। तो यहाँ से लिस्ट सिलेक्ट करेंगे। लिस्ट सिलेक्ट करने के बाद से सोर्स, सोर्स के लिए अब सोर्स पे क्लिक करके और सोर्स लेंगे, कहाँ से कहाँ तक लेना है। देखिए ध्यान देने वाली बात ये है कि अभी हम केवल यहाँ से पीरियड का डेटा वैल्यूएशन कर रहे हैं, न कि इसके वैल्यू का भी। तो हम सेलेक्ट वही करेंगे जिसकी डेटा वैल्यूएशन करना है। अब देखिए डेटा वैल्यूएशन में केवल पीरियड में जो लिखा है ईयरली, हाफ ईयरली, यानी कि इसी कॉलम को केवल सेलेक्ट करेंगे, ना कि पूरे टेबल को। तो चलिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद से हमें क्या करना है, यहाँ ओके कर देना है। अब देखिए यहाँ पे डेटा वैल्यूएशन तैयार हो गया। अब यहाँ से जो सिलेक्ट करना है वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। हाफ ईयरली लेना है, हाफ ईयरली ले सकते हैं, ईयरली लेना है, क्वार्टरली लेना है, जो भी करना है वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्वार्टरली सेलेक्ट किया ना, तो अब इसके आगे कोई चेंजमेंट नहीं आया, इसकी वैल्यू कुछ चेंज ही नहीं हुआ कहीं पे। तो अब इस मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ से अगर मैं कोई भी जो भी अगर पीरियोडिसिटी सेलेक्ट करूँ तो उसकी वैल्यू भी शो करे। लाइक अब ईयरली किया तो यहाँ एक आ जाना चाहिए ऑटोमेटिक, ना कि टाइप करना पड़े। टाइप करने वाला बात नहीं है, यहाँ हमें इसी हिसाब से बनाना है। तो अब देखिए क्या करेंगे। अब मैंने वैसे यहाँ पर भी क्रिएट किया हुआ है। यहाँ आपको ये जो ईयरली है, पीरियड के सामने यहाँ डेटा वैल्यूएशन कर लेना है केवल पीरियड का। उसके बाद आगे जो वैल्यू शो करनी है उसके लिए वी लुकअप फंक्शन हम यूज करेंगे। वी लुकअप फंक्शन यूज करके अब कैसे उसको क्या करना होगा वो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। वी लुकअप फंक्शन यूज करने से जो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर रहे हैं ऑटोमेटिक उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसके लिए अब मैं आपको वी लुकअप फंक्शन कैसे यूज करना है वो दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर है ना, तो नॉर्मली हमें वी लुकअप फंक्शन लगाने के लिए इक्वल टू लगाना है, उसके बाद से वी लुकअप फंक्शन यूज करना है। जैसे वी लुकअप करेंगे यहाँ पे आ गया। अब देखिए अब वी लुकअप फंक्शन में क्या मांगा है, सबसे पहले लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू देना है। लुकअप वैल्यू उसके बाद से है टेबल अरे, उसके बाद से है कोलन इंडेक्स यानी कॉलम इंडेक्स, उसके बाद से ये आएगा। तो सबसे पहले हम इसी को करेंगे और उसके बाद से देखते हैं कि कैसे वी लुकअप फंक्शन यूज होता है। चलिए अब देखिए लुकअप वैल्यू है। सबसे पहले बात ये है कि जो भी फंक्शन हम यूज करते हैं ना, तो वो किसके लिए फंक्शन यूज हो रहा है वो चीज ध्यान देने वाली बात होती है। जो लोकल बात है ना, जो जनरल बात है, वो जिसके लिए हम वैल्यू लगा रहे हैं वो चीजें ध्यान देने वाली बात है। कैसे, अब देखिए वी लुकअप फंक्शन यूज किया, सबसे पहले मांगा लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू है तो कौन सी वैल्यू को हमें दिखाना है, लुकअप किसके, जो ये पीरियोडिसिटी है। तो अगर यहाँ पर हम चाहते हैं ईयरली है, तो अगर यहाँ जो भी हम चेंज करें डेटा वैल्यूएशन किया है तो उसमें से कोई भी वैल्यू हम लेते हैं, पीरियड लेते हैं, तो उसकी वैल्यू अलग से चेंज हो जाए। तो हमारा लुकअप वैल्यू है ना, जिस सेल में हमने पीरियड का डेटा वैल्यूएशन किया उसको सिलेक्ट करना है। अब देखिए या तो आप इसको कर लीजिए या मैं यहाँ पर दोबारा किया हूँ उसको भी कर सकते हैं। अगर इसको करेंगे तो भी वही आएगा, अगर इसको करेंगे तो भी वही आएगा, क्योंकि हम जो डेटा वैल्यूएशन किए हैं इस टेबल के। तो चलिए मैं यहीं से करके दिखा देता हूँ आपको। इसको सिलेक्ट करेंगे, ये लुकअप वैल्यू यानी कि जिसकी वैल्यू को शो करना है वो।
उसके बाद से हमें कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद से इसने बोला है टेबल अरे। टेबल वो देना है जिसमें इसकी वैल्यू हमने पुट की हुई है। अब मान लीजिए ईयरली है तो ईयरली का वैल्यू कहाँ पर है, यहाँ थोड़ी ना कहीं है। जो हमने ये टेबल क्रिएट किया है इस टेबल में है। अब इस टेबल से हम इसको वैल्यू को शो कर सकते हैं। तो जहाँ पर हमने टेबल बना रखा है वहाँ टेबल पूरी टेबल सेलेक्ट करना है। अब देखिए मैं टेबल को सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर जो है दोनों कॉलम है ना, दोनों कॉलम को जितने में हमने लिख रखा है अगर एक भी छूट जाएगा तो वो वैल्यू अगर यहाँ चेंज करेंगे तो वो नहीं आएगा, ये सारा है जज करके गलत दिखा देगा। तो अगर मंथली तक है मंथली तक सेलेक्ट करेंगे, बाय मंथली है बाय मंथली तक करेंगे। अब उसके बाद से हमें लगाना है फिर कॉमा। देखिए इसमें टेबल अरे के बाद से कॉमा लगाना है। उसके बाद से बोला है कोलन इंडेक्स। कॉलम कॉल इंडेक्स लिखा है यानी कि कॉलम इंडेक्स। ये इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कॉलम इंडेक्स है ना, अब इस टेबल में हम जो सिलेक्ट करेंगे, मान लीजिए यहाँ से लेकर के अगर आगे 4-5 टेबल सिलेक्ट कर लिए तो उसमें जो ये वैल्यू है पीरियड का वो कौन से नंबर कॉलम पे है। अब जो ये टेबल हमने सेलेक्ट किया है इसमें देखिएगा तो पहला कॉलम ये है और दूसरा कॉलम ये है, कॉलम नंबर एच। एच वाला दूसरा है और पहले वाला तो वैल्यू कहाँ किस में है, वैल्यू तो कॉलम 2 में है ना। तो यहाँ कॉलम इंडेक्स नंबर डालना है। तो नंबर यानी कि सेकंड है तो 2 हम यहाँ नॉर्मली ले लेंगे, 2 टाइप कर दिया। फिर उसके बाद से हमें कॉमा लगा देना है। कॉमा लगाने के बाद से ऐसा नहीं है कि 2 लगाने के बाद से हम ब्रैकेट क्लोज करके और एंटर कर देंगे, ऐसा नहीं है। कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाते ऑटोमेटिक ये ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू आ जाएगा। ट्रू वैल्यू में आएगा तो अप्रोक्सीमेट मैच आएगा। अप्रोक्सीमेट मैच आएगा यानी कि हम चाहते हैं कि एग्जैक्ट चाहे, अप्रोक्सीमेट हमें मैच नहीं करना है। तो एग्जैक्ट मैच के लिए हम फॉल्स पर क्लिक करेंगे। फॉल्स वाला लिया। फॉल्स को लेने के बाद से हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद से एंटर कर देंगे। देखिए अब ये आकर के यहाँ पर वैल्यू जो है वो आ गया। वैसे मैंने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ था VLOOKUP फंक्शन। आप देखेंगे कि यहाँ VLOOKUP फंक्शन यूज किया हुआ था। आपको और हाईलाइट करके भी दिखा देता हूँ क्या क्या सिलेक्ट किया था। VLOOKUP फंक्शन यूज किया। उसके बाद से था लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू किसके जिसके लिए वैल्यू हमें पुट करना है उसको सिलेक्ट करना है, जिसमें हमने पीरियड डेटा वैल्यूएशन किया है। जो अगर यहाँ चेंज करें तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाए। तो उसके बाद से फिर मैंने टेबल लिया हुआ है। कॉमा लगाने के बाद से कॉलम इंडेक्स यानी कि कॉल इंडेक्स, ये कॉमा लगाने के बाद दो दूसरे में है तो 2 लगाया। और उसके बाद से कॉमा लगाने के बाद 2 के बाद से कॉमा लगाएंगे ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। ट्रू वैल्यू चाहिए या फॉल्स वैल्यू चाहिए, मतलब एग्जैक्ट चाहिए या अप्रोक्सीमेट, तो फिर उस बेस पे हमें यहाँ करना है। और इसको कैसे लुकअप वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आपको दिखा दिया। एंटर कर देंगे ये वैल्यू आए। अब देखिए अब यहाँ से जो भी चेंज करेंगे ना, यहाँ से जो भी तो वो पूरी चेंज होगी। अगर क्वार्टरली लिया तो 4 यहाँ भी हो गया और 4 यहाँ भी हो जाएगा। और इसको चेंज करेंगे ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने जो अब VLOOKUP यहाँ यूज किया है ना तो वो मैंने इस सेल को लिया है। देखिए अगर यहाँ से चेंज करता हूँ मैं हाफ ईयरली तो यहाँ केवल हाफ ईयरली ही आएगा क्योंकि जो मैंने इसका VLOOKUP फंक्शन यूज किया तो उसमें लुकअप वैल्यू किस सेल का लुकअप वैल्यू करना है उसके लिए मैंने यहाँ लिया था, यहाँ से चेंज करना। तो वैसे यहाँ आपको पीरियोडिसिटी पहले क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे डेटा वैल्यूएशन और VLOOKUP फंक्शन के हिसाब से इसको करना है। उसके बाद से हम इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करेंगे। चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अब हमने पीरियोडिसिटी कैलकुलेट करना सीख लिया है। अब उसके बाद से हम बात करते हैं इफेक्टिव रेट। दूसरा हमें क्या करना है, इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करना है। जो हमें डिटेल्स गिवन था वो हमने तो
रिकॉर्ड कर लिया था और इस पीरियड वाले जो टेबल बनाया था उसके बेस पर हमने इफेक्टिव रेट कैलकुलेट किया हुआ था। देखिए यहाँ पर एक पहले बात बता दूं आपको मैं फिर दोबारा से कि यहाँ पर जो हम वी लुकअप फंक्शन यूज कर रहे थे, यहाँ कॉलम इंडेक्स जो था ना, ये 2 टाइप के थे क्योंकि दूसरे में था। अगर आप कहिएगा कि तीसरे में है तो भी दो यूज करें तो दूसरे का शो करेगा, तीसरे का नहीं। चलिए मैं एक एग्जांपल है पहले उसको दिखा देता हूँ आपको, फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं। एंटर की मैं आपको एक एग्जांपल है इसी में है, आपको दिखा देता हूँ शीट 2 पे। देखिए अब इसमें एक परसेंटेज के लिए मैंने वैल्यू का यूज किया हुआ है। देखिए पहली बार यहाँ पर ना दो टाइप का पहले एक क्वेश्चन मैं दिखाया था कि 2 टाइप लोन गिवन था, उसका ये है कैसे इसको करना है वो भी मैं बताऊंगा। पहले जो कर रहे हैं उसको कर लेते हैं। जो कॉलम इंडेक्स की बात कर रहा था मैं उसको देखना है। देखिए ये टेबल है ना, इसमें होम लोन के लिए सेकंड कॉलम है और कार लोन के लिए ना थर्ड कॉलम है। तो मैं देखिए यहाँ पर होम लोन का बात किया हूँ तो होम लोन के लिए यहाँ पर मैंने कॉलम इंडेक्स लिया है, 2 लिया है। और उसके बाद से ये VLOOKUP फंक्शन यूज करने के बाद से अदरवाइज किया है, यानी कि होम के अलावा बाकी जो है वो कार ही है, दो ही टाइप की है। थर्ड होता तो उसके लिए दूसरे तरह से करते, वो बात करते हैं और होता तो। अब देखिए दूसरा जो अदरवाइज के लिए क्या है ना, यानी कि कार लोन के लिए, तो यहाँ पर जो मैंने लिया है ना कॉलम इंडेक्स, तो वो कॉलम इंडेक्स ये 3 टाइप करेंगे, 3, यानी कि ये जो उसका वैल्यू है ना वो है तीसरे कॉलम में। वहां पर तो चलिए मंथली और जो भी था ईयरली तो उसका टाइप नॉर्मली कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज की बात हो रही है इंटरेस्ट की, तो वो वही चीजें होगी। मान लीजिए हमें वैल्यू ही तो शो करना है, तो वैल्यू के लिए तो तीसरे के लिए हमने यहाँ पर वैल्यू शो किया है। तो अब जा करके एंटर करेंगे, अगर यहाँ पर हम 12% है ये हमने सेलेक्ट किया है होम लोन ना। अगर यहाँ देखिए अगर कार लोन करेंगे तो तीसरे कॉलम में से आ करके और वो शो हो जाएगा। देखिए कैसे 15 आ गया, एयर है 10 में आकर के देखिएगा 15% है कार लोन का, लेकिन होम लोन का 12% है। तो वो चीज़ें कॉलम इंडेक्स का था। चलिए इस पे बाद में हम आएंगे, पहले जो कर रहे थे उसको करते हैं। हाँ जी क्वेश्चन पे अपने वापस। अब देखिए पीरियोडिसिटी हमने सीख लिया है और उसको भी लुकअप और डाटा वैल्यूएशन भी सीख लिया है कैसे करना है, वो हो गया। अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट है ना, इफेक्टिव रेट की परसेंट जो फार्मूला होती है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय पीरियोडिसिटी वैल्यू होता है। अब देखिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है ना ये यहाँ पे, तो इसको डिवाइड करना है जो ये पीरियोडिसिटी वैल्यू है इसको। तो नोटबुक पर हम नॉर्मली लिख करके डिवाइड करते हैं, लेकिन इसमें सेल सेलेक्ट करके और उसको डिवाइड करना है। देखिए मैं इसको किया हूँ दिखा देता हूँ आपको। ये है सबसे पहले B5 सेल सेलेक्ट किया इक्वल टू लिखने के बाद, और उसके बाद C7 में हमारा पीरियोडिसिटी वैल्यू है उससे डिवाइड करेंगे तो ये इफेक्टिव रेट आएगा। इफेक्टिव रेट आया यानी कि जो है ना साल में अब मान लीजिए 4 बार पेमेंट करेंगे, तो 4 बार पेमेंट करेंगे तो उसके लिए जो परसेंटेज का जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इफेक्टिव रेट क्या हो गया, वो हो गया 0.25। इसको मैं करके दिखा देता हूँ एक बार। इक्वल टू लगाना है और उसके बाद से रेट ऑफ इंटरेस्ट सेल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद से फिर डिवाइड करना है पीरियोडिसिटी वैल्यू से, ना कि पीरियड से। पीरियोडिसिटी का जो पीरियड है ना ये ऐसे नॉर्मली इसे नहीं, जो नंबर वैल्यू है उससे डिवाइड करेंगे। नंबर के लिए ही हम यहाँ VLOOKUP फंक्शन यूज किए थे और VLOOKUP से वैल्यू शो हुआ है, वैसे किया है। अब एंटर करेंगे हम तो ये वैल्यू हमारा आ गया। तो ऐसे अब उसके बाद से
जो हमने कैलकुलेट किया, पीरियोडिसिटी किया है, दूसरा इफेक्टिव रेट क्या है। अब बात आती है तीसरे नंबर, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। जो हम पेमेंट करेंगे, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, वो हमारा क्या होगा। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो कितनी जो पीरियोडिसिटी है ना, उसकी कितनी वैल्यू है। अब देखिए, साल में 4 बार पेमेंट कर रहे हैं और पीरियड है उसका 18 है, यानी 18 ईयर्स है। अब एक साल में 4 बार पेमेंट हो रहा है, तो 18 साल में कितने इंस्टॉलमेंट हो जाएंगे, तो उसके लिए मल्टीप्लाई कर देंगे हम। नॉर्मली दोनों सेल को मल्टीप्लाई कर देंगे ईयर से, और उसमें जो पीरियडिसिटी वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट आ जाएगा। अगर मान लीजिए साल में एक बार पेमेंट हो रहा है, अगर ईयरली है तो 18 इंस्टॉलमेंट बनेंगे। लेकिन अब क्वार्टरली कर रहे हैं, बाय मंथली कर रहे हैं, मंथली करेंगे, तो उस बेस पे हमारा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट घटेगा और बढ़ेगा। तो केवल हमें नॉर्मली इसको मल्टीप्लाई करना है, नॉर्मली पीरियड से, ईयर जो गिवन होगा उससे, और मल्टीप्लाई करना है इफेक्टिव, सॉरी, पीरियोडिसिटी वैल्यू से, और वो आ गया नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। अब चलिए मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ कि कैसे ये आएगा। सबसे पहले हमें इक्वल टू का साइन लगाना है, उसके बाद से हमें पीरियड को लेना है, उसके बाद से मल्टीप्लाई करना है। शिफ्ट के साथ 8 बटन दबाएंगे, 8 बटन दबाएंगे तो 8 पे मल्टीप्लाई का साइन होता है, और उसके बाद से हमें पीरियोडिसिटी वैल्यू को लेना है, एंटर कर देंगे। ये आ गया नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। चलिए मैं आपको कीबोर्ड पर भी दिखा देता हूँ कि कहाँ पर है। अब देखिए, जो 8 बटन है ना, इस पे स्टार ये आ रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई का साइन होता है कीबोर्ड पे। शिफ्ट के साथ आप उसको दबाइएगा 8 बटन को, तो वो मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। तो हमने अब तक कर लिया, पीरियोडिसिटी वैल्यू निकाल लिया, इफेक्टिव रेट निकाल लिया, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, 3 चीज़ें हमने कैलकुलेट कर लिया है। इसलिए मैं इसको डिलीट कर दूँ पहले। अब आता है नंबर 4, इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट अमाउंट, कि जो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट होगी वो कितनी होगी। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए हम एक फंक्शन यूज करेंगे, पीएमटी। पीएमटी फंक्शन यूज करेंगे, उसके बाद से हमारा ये जो है, जो डिटेल्स कैलकुलेट करना था, ये तैयार हो जाएगा। फिर हम लोन पे रीपेमेंट शेड्यूल बनाएंगे। देखिए, अब इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट अमाउंट है, उसके लिए हमें पीएमटी फंक्शन कैसे यूज करना है, मैं ये पहले बता देता हूँ। चलिए मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ इसको। देखिए, पीएमटी फंक्शन यूज करने के लिए, पीएमटी फंक्शन यूज करते हैं, यहाँ पर मांगेगा रेट। पहला चीज है रेट। तो अब जो हम रेट लेंगे ना, तो वो लेंगे हम इफेक्टिव रेट। देखिए, पहले जो रेट था ना, उसको अब हमने पीरियोडिसिटी के बेस पे इफेक्टिव रेट हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो जो अब इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट के लिए हम रेट लेंगे, वो ध्यान देना है कि जो इफेक्टिव रेट है उसको लेंगे। फिर कोमा लगाना है, फिर उसके बाद से बोला है यहाँ पे नेपर, यानी कि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना है उसको लेना है। तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट भी हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया है, इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद से कोमा लगाना है, उसके बाद से ये बोला है पीबी, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू। देखिए, जो भी फंक्शन हम यूज करते हैं ना, फंक्शन यूज करने के बाद उसमें नीचे सब कुछ शो होता है कि क्या क्या रिक्वायर्ड है, तो आप वहाँ से भी कुछ चीज़ें समझ करके कर सकते हैं। पीबी है, प्रिंसिपल वैल्यू है। अब ये लोन की अमाउंट है, तो लोन की अमाउंट है ना, तो ये होती है निगेटिव बैलेंस। अब निगेटिव बैलेंस है, कर्ज है, तो उसके लिए अब यहाँ पर पॉजिटिव में लाने के लिए हम उसके साथ में एक जो है माइनस का साइन पहले लगा देंगे। कमा लगाने के बाद से
जो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है कॉमा लगाने के बाद से माइनस साइन लगाने के बाद प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि जो लोन अमाउंट है उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट में एफ पी दिया हुआ है, यानी जहाँ गिवन हुआ और मान लीजिए वैसे। तो ये यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, माइनस लगाना है आपको। उसके बाद से हम एंटर कर देंगे तो ये हमारा प्लस में आ जाएगा, और माइनस का साइन नहीं लगाते हैं तो वो माइनस में दिखाएगा। तो ये चीज़ यहाँ नोट करने वाली बात है। चलिए मैं ये कर दिया हूँ, फिर आपको मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ कैसे फंक्शन यूज करना है। इक्वल टू लिखेंगे, उसके बाद से पीएमटी फंक्शन यूज करेंगे। पीएम लिखते हैं, ये देखिए यहाँ पर पीएमटी आ गया है। अब इसको हम ले लेंगे पीएमटी फंक्शन। अब सबसे पहले मैं बताया कि रेट देना है, इसमें रेट लिखा है, रेट को सिलेक्ट करेंगे, इफेक्टिव रेट, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद से नेपर यानी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट लेने के बाद से फिर हमें कॉमा लगाना है, फिर प्रिंसिपल वैल्यू के लिए पहले माइनस का साइन लगा लेना है, माइनस की साइन दिया, उसके बाद से प्रिंसिपल वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, ये हो गया। उसके बाद से ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। अब देखिए जो ये हमारा इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट अमाउंट है ये आ गया है। तो ये था बेसिक, पहले कैलकुलेट करने के लिए बेसिक चीज़ें आने के बाद हम लोन रीपेमेंट शेड्यूल तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले इतना तक आपको करना है, यहाँ तक करके सीखना है। उसके बाद फिर यहाँ तक आने के बाद नेक्स्ट ये आगे कंटिन्यू करना है। चलिए मैं कंटिन्यू ही करता हूँ इसको। अब देखिए इसको मैं डिलीट कर दूँ। अब आता है लोन रीपेमेंट शेड्यूल तैयार करना। तो देखिए लोन रीपेमेंट शेड्यूल तैयार करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन भी यूज करना पड़ता है। नॉर्मली अगर करते हैं ना तो क्या हुआ कि जैसे मैंने डेप्रिसिएशन में आपको दिखाया हुआ था, नॉर्मली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहा था। अगर आपने डेप्रिसिएशन वाला वीडियो मेरा नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आपको देख लेना है और उसमें अच्छे से समझ आ जाएगा। बट फिर भी मैं यहाँ पे समझा दूंगा, थोड़ा बहुत अच्छे से समझना है तो वहाँ आप देखेंगे तो वहाँ उसके लिए स्पेशल वीडियो है। चलिए मैं इसको बताता हूँ कैसे अब करना है। सबसे पहले अब इसके लिए हमें कॉलम 1 में सीरियल नंबर देना है। सीरियल नंबर यहाँ बात कर रहे हैं 1 2 3 ऐसे नहीं, सीरियल नंबर की बात हो रही है कि जो, अब मान लीजिए हमारा जो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है उतना ही तो सीरियल नंबर होगा। अब मान लीजिए मैं यहाँ ले लेता हूँ ईयरली, यानी कि जो अब नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट हुआ यानी कि साल में एक बार पेमेंट कर रहे हैं, तो ये नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 18 हो गया। अब जो सीरियल नंबर होगा तो वो ऐसे थोड़ी ना होगा कि 1 से लेकर के 30 तक हो जाए, 40 तक हो जाए, कुछ भी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले मैं इसको ऊपर और कर दूं। चलिए देखिए ऊपर तो मैंने कैलकुलेट कर लिया है, पहले इसको आपको बता दूं बातें। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो है ना 18 के आगे ये नहीं गया है। अब मैं थोड़ा छोटा करके आपको दिखा देता हूँ। आइए मैं पहले छोटा और कर लिया हूँ और दिखाता हूँ कि मैं सिलेक्ट करूँगा। अगर मान लीजिए यहाँ तक 18 है ना, 18 तक मैंने यहाँ ईयरली लिया है। अगर यहाँ से मैं कर देता हूँ हाफ ईयरली, तो ये ऑटोमेटिक जो है ना सीरियल नंबर भी चेंज हो जाएगा और सारी बैलेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आपको क्या करना है कि जो लास्ट ये सेल है ना, लास्ट रो है, इसको पूरी सिलेक्ट करना है जहां तक हमारा कैलकुलेशन चल रहा है, जितने कॉलम तक, और उसके बाद से ड्रैग कर देंगे जितना तक हमें नीड है तो वो आ जाएगा। लेकिन मैं पहले से किया हुआ है तो ये जहां तक मैंने कर रखा है तो यहाँ से चेंज ही करूँगा तो वो ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। अब हाफ ईयरली है, देखिए
मैंने हाफ ईयरली किया, ये ऑटोमेटिक जो है ना नंबर, अब 18 दूना 36 यहाँ पर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट आ गया है, तो ये 36 तक ऑटोमेटिक ये शो कर देगा। तो सीरियल नंबर का बात जो मैं कह रहा हूँ ना, तो वो है कि जितना नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट हो उतना ही नंबर हो यहाँ पे, ये बात हो रही है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट की। अच्छा, अब मैं यहाँ से अर्ली चेंज करके और लार्ज कर देता हूँ ताकि आपको स्क्रीन पर नज़र आए। अब देखिए, सीरियल नंबर हम समझ गए कि क्या है, कैसे करना है। इसके लिए एक फंक्शन यूज़ करेंगे। वो फंक्शन में डेप्रिसिएशन वाले वीडियो में अच्छे से बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आप देख लीजिए, वहाँ से आप समझ जाएंगे। वैसे भी यहाँ पर भी करना है, ताकि अगर मान लीजिए कि इसको लास्ट वाले को ड्रैग करें तो जितना आवश्यकता है उससे भी आगे भी ना जाए, गार्बेज फैन ना हो। यानी कि अब मान लीजिए मुझे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट मान लीजिए है कि किसी क्वेश्चन में 10 तक, और उसको ड्रैग करें तो नीचे तक है जाए स्टार ना आए, तो उसके लिए कुछ एडिशनल फंक्शन और फार्मूला भी यूज करें हैं इसमें। देखिए, जो शेड्यूल का फॉर्मेट होगा वो पहले समझ लेते हैं। पहले सबसे पहले हमें सीरियल नंबर लेना है। सीरियल नंबर के बाद से ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस उसके बाद से लेना है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बाद से लेना है इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट के बाद से जो लेना है वो क्लोजिंग बैलेंस। अब इस फॉर्मेट में हमें पहले इसको लिख लेना है, नाम दे देना है, टाइपिंग कर लेना है। अब चलिए, सीरियल नंबर 1 है, पहले वाले में क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहले पहले वाले में हम नॉर्मली सीरियल नंबर 1 टाइप करेंगे। जो पहले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा, सीरियल नंबर 1 जो होगा, उसमें नॉर्मली हम जो है इसको यूज करेंगे, कोई फंक्शन एक्स्ट्रा नहीं लगाएंगे, जो जैसे हम कैलकुलेट करते हैं वैसे। लेकिन जो सेकंड है इसमें हम फंक्शन भी यूज करेंगे, और उसको मैं बताऊंगा पहले। फर्स्ट ईयर का, सॉरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। अब देखिए, सीरियल नंबर में नॉर्मली टाइप कर लेना है। ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस के लिए आपको क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस अब जो हमने सेल में वैल्यू लिख रखा है ना, देखिए यहाँ पर लोन अमाउंट है, लोन अमाउंट 25 लाख है, तो 25 लाख लिख लेना। एक बात यहाँ पे है ना, अगर हम यहाँ पर कॉमा लगा देते हैं ना वैल्यू टाइप करते वक्त, तो भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि कॉमा लगा करके इस नंबर को टाइप नहीं करना है। जो अमाउंट लिखेंगे वो नॉर्मली ऐसे ही टाइप कर देना है। अगर कॉमा लगाइएगा तो फिर आगे जो फंक्शन और या फार्मूला हम यूज कर रहे हैं उसमें वैल्यू नहीं आएगा, वो है जैज करके और रॉन्ग वैल्यू शो कर देगा। तो एक ये वैल्यू लाइक हम बुक में जैसे अब यहाँ पर ये ऑटोमेटिक कोमा लगा करके वैल्यू दिया है ना इसने, वो ऑटोमेटिक फंक्शन दिया है, हमने यूज नहीं किया है। जो अब देखिए, एक चीज और समझने वाला है, जो यहाँ पर अमाउंट की साइन आ रही है ना, अमाउंट की, अगर किसी सेल में आपकी अमाउंट की साइन नहीं आ रही है, ऑटोमेटिक जो ये फार्मूला फंक्शन यूज कर रहे हैं, जैसे आप देखेंगे कि इसमें सब में अमाउंट की साइन आ रही है, तो उसके लिए क्या करना है कि उस सेल को सिलेक्ट करना है, किसी भी सेल को जिसमें वैल्यू है, उसको राइट क्लिक करने के बाद से फॉर्मेट सेल पे जाना है। फॉर्मेट सेल पे जाने के बाद से यहाँ से हमें करेंसी सेलेक्ट कर लेना है। जनरल नंबर होगा या नंबर होगा या कुछ अलग होगा, या फिर कुछ है जैज करके वैल्यू भी आ रही है, तो उसके लिए यहाँ करेंसी सेलेक्ट कर लेना है। करेंसी सेलेक्ट करके ओके कर देंगे, तो उसमें जो से नंबर होगा ना वो अमाउंट ये शो करने लग जाएगा। तो ये एक बात और बताया, यहाँ पे कॉमा लगा करके नहीं लिखना है, ऐसे नॉर्मली लिखना है। चलिए, हम बात कर रहे थे ओपनिंग बैलेंस की। ओपनिंग बैलेंस की बात कर रहे हैं, तो ओपनिंग बैलेंस लेते वक्त मैं पिछले भी वीडियो में कई बार बताया, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखिए, क्योंकि हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। उस पॉइंट को तो सीखेंगे ही, लेकिन उसमें हर एक वीडियो में जो बातें आई होगी उसको तो एक्सप्लेन किया ही हूँ। तो वो है। अब ओपनिंग बैलेंस लिखने के लिए क्या करेंगे, नॉर्मली हमें यहाँ टाइप नहीं करना है,
ओपनिंग बैलेंस यहाँ टाइप कर देंगे तो दिक्कत आ जाएगी। देखिए क्या करना है, यहाँ पर हमें इक्वल टू इस सेल में, जिस सेल में ले रहे हैं, मान लीजिए इसी सेल में लेना है, तो इक्वल टू लगाना है। उसके बाद से उस सेल को सेलेक्ट करना है ओपनिंग बैलेंस वाले को, जो प्रिंसिपल वैल्यू है, और बाकी कुछ नहीं करना है, एंटर कर देना है। ऐसे एंटर कर देना है। वैसे ही यहाँ पर करेंगे, क्योंकि अब देखिए अगर यहाँ पर अमाउंट कोई चेंज करेंगे ना, 25 लाख की जगह पे अब मैं 10 लाख लिखूंगा, तो ये सारा ऑटोमेटिक तब चेंज होगा जब हम इक्वल लगा करके फंक्शन, सॉरी फंक्शन कर रहा हूँ, फार्मूला के बेस पे उसको कर दिया, तब वो होगा। नहीं तो अगर नॉर्मली यहाँ पे टाइप कर दूंगा, तो अब मैं सोचूं कि चलो यहाँ पे अमाउंट चेंज करता हूँ, यानी कि ऑटोमेटिक शेड्यूल में आ जाना चाहिए वैल्यू, तो वो तब भी नहीं चेंज होगा। वहाँ चेंज करने से यहाँ नहीं चेंज होगा। चेंज तब होगा जब हमने इक्वल टू की साइन लगा रखी होगी। चलिए मैं इसको डिलीट कर दूं। तो ऐसे मैंने ओपनिंग बैलेंस ले लिया है। देखिए इक्वल टू लगाने के बाद से इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद से एंटर, एंटर कर दिया है, ये आ गया है। अब देखिए जो नेक्स्ट है इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है ना, तो इंटरेस्ट के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? नॉर्मली हम तो इंटरेस्ट तो लिखते नहीं है, जो एक्सेल शीट में हम जो भी बात कर रहे हैं वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इक्वल टू लगाना है। इक्वल टू लगाने के बाद से इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो ओपनिंग बैलेंस पे ओपनिंग बैलेंस मल्टीप्लाई गुणा जो इफेक्टिव रेट है उसको करेंगे। अब यहाँ पर रेट जो लेंगे ना, तो वो पहले भी बताया कि अब जो भी रेट लेंगे, हम कहीं भी बात करेंगे रेट की, इफेक्टिव रेट ही लेंगे, न कि जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले दिया हुआ था वो नहीं लेंगे। हम इफेक्टिव रेट जो कैलकुलेट किए हैं उसको लेंगे। अब देखिए आगे क्या है, यहाँ पर मैं इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है ये दिखा देता हूँ आपको दोबारा से। इक्वल टू का साइन लिया, उसके बाद से ओपनिंग बैलेंस यहाँ से सेलेक्ट किया, ओपनिंग बैलेंस पर मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट से, यानी इफेक्टिव रेट से। रेट ऑफ इंटरेस्ट से निकाला इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के लिए ये भी बातें मैंने डेप्रिसिएशन वाली वीडियो में अच्छे से बताया है, लेकिन फिर भी अभी आपको करके भी दिखाता हूँ कैसे करना है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, फिक्स कैसे करेंगे, फिक्स कर, इतना करने के बाद एंटर कर देंगे। आपको मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ एक बार साइड में, ये लीजिए। यहाँ पर मैं इक्वल टू लिखूँगा, और उसके बाद से ओपनिंग बैलेंस सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद से मल्टीप्लाई करूँगा, शिफ्ट के साथ 8 बटन दबाएंगे तो उसको मल्टीप्लाई का साइन है, और उसके बाद से इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट ये है, ये सिलेक्ट किया। अब सेलेक्ट करने के जस्ट बाद हमें फंक्शन प्लस F4 करना है। फंक्शन बटन के साथ फंक्शन और F4 दोनों बटन एक साथ दबाना है, फंक्शन और F4। अब देखिए ये सेलेक्ट फिक्स हो गया। क्यों फिक्स हम इसलिए कर रहे हैं ना, कि अब देखिए जो इफेक्टिव रेट है वो चेंज हर बार नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अब रेट ये फिक्स रहेगा हर एक ओपनिंग बैलेंस पर इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए, सॉरी इंस्टॉलमेंट कर रहा हूँ, इंटरेस्ट निकालने के लिए। इंस्टॉलमेंट तो फिक्स है, जो उतना पेमेंट करना ही करना है, लेकिन जो इंटरेस्ट की बात हो रही है वो यहाँ पर हर बार अब चेंज नहीं होगा, इफेक्टिव रेट सेम रहेगा, उसके लिए हम फिक्स कर रहे हैं। अब यहाँ पर एंटर कर दूंगा, ये आ गया वैल्यू, देखिए इंटरेस्ट आ गया है। ऐसे हमें इंटरेस्ट निकालना है। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, लीजिए। अब हमने सीख लिया सीरियल नंबर नॉर्मली फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में टाइप करना है, और ओपनिंग बैलेंस इक्वल टू लिख करके वहाँ से ले लेना है। इंटरेस्ट के लिए हमने बता दिया फार्मूला कैसे यूज करना है। अब बात आती है इंस्टॉलमेंट की। तो देखिए इंस्टॉलमेंट तो ये फिक्स हो चुका है कि इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट हमने निकाल लिया है, जितने भी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है उसके लिए इतना पेमेंट करना है एक बार में। तो इसको कुछ नहीं करना, नॉर्मली इक्वल लेकर के जैसे प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ टाइप किए थे वैसे यहाँ इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट टाइप कर लेंगे, और उसके बाद इसको फिक्स कर देंगे, क्योंकि ये एवरी इंस्टॉलमेंट इक्वल है, कोई चेंज नहीं होगा। अब देखिए मैं दिखा देता हूँ, मैं वैसे ही किया हूँ और करके भी दिखाता हूँ।
इक्वल टू का साइन लगाया, उसके बाद से मैं इस सेल को सिलेक्ट किया जिसमें इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट अमाउंट निकाला हूँ। उसके बाद इसको फिक्स कर दिया हूँ। ये ऐसे कर देना है, लीजिए एंटर। अब यहाँ पे दोबारा मैं करके भी दिखा देता हूँ। इक्वल टू करना है और उसके बाद से इस सेल को सिलेक्ट करना है और उसके बाद से इसको फिक्स कर देना है। F10 प्लस F4 से एंटर कर देना है। ये वैल्यू यहाँ पर आ गई है। चलिए मैं अब इसको डिलीट कर देता हूँ। आ जाते हैं यहाँ पे। फिक्स कैसे करेंगे इसको मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ फिर से दोबारा से। देखिए ये फंक्शन है F10 प्लस F4 दोनों एक साथ दबाना है तो फिक्स हो जाएगा। जिस सेल को सिलेक्ट करेंगे उसको फिक्स करने के लिए F10 प्लस F4 ये बटन दबाएंगे, ये फिक्स हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ तक सीखे हैं। सीरियल नंबर देख लिए, ओपनिंग बैलेंस देख लिए, इंटरेस्ट देख लिए, इंस्टॉलमेंट देख लिए और क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस के लिए सीधा सीधा बात है कि जो ओपनिंग बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस और उस पे कितना इंटरेस्ट आया उन दोनों को ऐड कीजिए। उसके बाद से जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर रहे हैं उसको माइनस कीजिए तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। देखिए ओपनिंग बैलेंस में से हम डायरेक्ट इंस्टॉलमेंट को नहीं हटाएंगे क्योंकि देखिए जितना अमाउंट हमारा बचा है क्लोजिंग उस पे हर साल इंटरेस्ट आएगा और वो इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा। तो इन दोनों अमाउंट ओपनिंग और प्लस में इंटरेस्ट को ऐड करेंगे, उसके बाद इंस्टॉलमेंट की वैल्यू माइनस करेंगे। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे करना है और वैसे ही मैं किया हूँ। सबसे पहले क्या करना है, इक्वल टू लगाना है, उसके बाद से ओपनिंग बैलेंस प्लस में इंटरेस्ट इसको कर देना है, माइनस करना है इंस्टॉलमेंट को। इनको सेलेक्ट करना है, सेल सेलेक्ट करना है ना कि नंबर टाइप करना है। सेल को सिलेक्ट कर करके और इसको कर लेना है। अब एंटर कर देंगे। तो ये था हमारा लोन रिपेमेंट शेड्यूल का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए कि हम कैसे निकालेंगे। देखिए सेकंड के लिए क्या है, सेकंड के लिए अब जो ओपनिंग का क्लोजिंग बैलेंस था, जो फर्स्ट ईयर का था क्लोजिंग बैलेंस, वो नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस बन जाएगी। फिर ओपनिंग बैलेंस बनेगी उस पर इंटरेस्ट निकालेंगे। इंस्टॉलमेंट का जो है वो तो फर्स्ट ईयर जैसे कि फिक्स वैसे सेकंड ईयर करेंगे। थर्ड ईयर क्या, सॉरी सेकंड इंस्टॉलमेंट में क्लोजिंग बैलेंस क्या है वही करेंगे, पहले ओपनिंग को ऐड करेंगे फिर इंटरेस्ट को ऐड करेंगे फिर माइनस करेंगे इंस्टॉलमेंट को ऐसे। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि अगर वैसे करके हम ड्रैग करेंगे ना, इसको ड्रैग करेंगे तो ये जो वैल्यू है ना, जो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 18 है उससे नीचे भी ये जाएगा, गार्बेज भी दिखाएगा। जैसे अब देखिए 18 है, 18 के आगे अभी ये शो नहीं हो रहा है ना, तो वो माइनस में करके हैज हैज और गलत चीज़ें भी इसमें भर जाएगा। तो हम चाहते हैं कि उतना ही आए, कितना भी हम इसको सिलेक्ट करके, मान लीजिए लास्ट वाला ये है, इसको सिलेक्ट करके मैं और उसके बाद से यहाँ कॉर्नर पर प्लस के साइन पे दबा करके ड्रैग करूँ तो वही वैल्यू आए जितना हमें ज़रूरत है। देखिए आगे ये नहीं बढ़ेगा, है जैज नहीं आएगा। तो इसके लिए वही जैसे मैं डेफिनेशन में बताया कि क्या काम करना है, वैसे ही थोड़ा बहुत इसमें एडिशनल फंक्शन और फार्मूला यूज कर लेना है। तो उसको मैं अभी करके दिखाता हूँ। इससे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि उसको क्यों करना पड़ेगा और वैसे अब हम कर सकते थे। या चलिए मैं, हाँ पहले उसको दिखा ही देता हूँ आपको तो ही ठीक रहेगा। आखिर हम उसको क्यों कर रहे हैं। चलिए आपके लिए मैं यहाँ पर एक मैं क्वेश्चन लिया हूँ। अब देखिए यहाँ पर भी हमने कैलकुलेट कर रखा है, जैसे करना है वैसे, ये फॉर्मेट वही है जो वहाँ पर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन ये सिंपल तरीका से कैसे कैलकुलेट करना है ये मैं दिखा दिया हूँ। देखिए अब यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर कुछ नहीं, फार्मूला वार्मूला कुछ फंक्शन यूज नहीं कर रहे हैं। डायरेक्टली जैसे फर्स्ट ईयर किए सेकंड ईयर वैसे करके और उसको ड्रैग कर देंगे तो वो वैल्यू आएगा। लेकिन अब देखिए यहाँ हमें ज़रूरत है जो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है ना वो 40 है। मान लीजिए मैं यहाँ से कर देता हूँ ईयरली। चलिए
ईयरली कर देता हूँ, ईयरली। अब इंस्टॉलमेंट जो है 10 आना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, दिखाता हूँ आपको। अब जो इसको ड्रैग करेंगे ना यहाँ से, फार्मूला जो भी हमने यूज किया था पहले में और उसको ड्रैग किया था, देखिए ड्रैग करेंगे तो ये आगे भी गलत सही बातें नेगेटिव में माइनस में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि जितना नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है उतना ही आए। तो देखिए अब सीरियल नंबर है वो भी बढ़ नहीं रहा है क्योंकि उसको टाइपिंग कर रहे हैं। और और सीरियल नंबर बढ़ाने के लिए क्या है, दो सिलेक्ट किए होते हैं जब बढ़ता है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा लार्ज करके दिखाता हूँ आपको, जूम करता हूँ। देखिए यहाँ पर माइनस में आने लग गया ना वैल्यू, निगेटिव बैलेंस आने लग गया। निगेटिव हम चाहते हैं कि आए ही ना। और यहाँ पर क्या किया, जैसे हमने फर्स्ट ईयर किया हुआ वैसे सेकंड ईयर करके, सेकंड ईयर या सेकंड इंस्टॉलमेंट में, अगर मान लीजिए ईयरली है तो साल में एक ही इंस्टॉलमेंट हुआ ना। तो अगर हाफ ईयरली हो क्वार्टरली हो तो उसके लिए फर्स्ट ईयर का सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड जैसे भी है। तो उस हिसाब से अब मैं डायरेक्ट इसको करने के बाद ड्राई किया तो माइनस में आ रहा है, यानी कि ये रफली गार्बेज वैल्यू भी आ रहा है। और ये जो है इंस्टॉलमेंट है, इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट, वो प्लस में वैसे ही आ रहा है, जो कि हम कर ही नहीं रहे हैं, फालतू की चीज़ आ रही है। इसको कंट्रोल करने के लिए हम एक अलग से जो है फंक्शन यूज करेंगे। अलग से फंक्शन यूज करेंगे, वो क्या है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ और कैसे करना है इसको समझते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि अब जो हम अलग एडिशनल फंक्शन या फार्मूला कुछ भी यूज करने वाले हैं वो क्या है। देखिए अब सीरियल नंबर है ना, मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा यहाँ पर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है जितना भी आए, लाइक यहाँ से मैं चेंज किया पीरियोडिसिटी को हाफ ईयरली, हाफ ईयरली किया तो अब इंस्टॉलमेंट का नंबर जो है वो 36 है, 36 है। तो मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ मैं चेंज करूँ तो ये ऑटोमेटिक अपना आ जाए 36 तक। तो और इसके आगे मैं ड्रैग करूँ, जैसे वहाँ पर मैंने सेलेक्ट करके ड्रैग किया था, देखिए इसको ड्रैग करूँगा तो माइनस में और कुछ गार्बेज ये नहीं आ रहा है। और लेकिन वहाँ पर जो मैंने किया ना तो निगेटिव बैलेंस दिखा दिया। तो उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल वाले फंक्शन यूज नहीं करेंगे, छोटी छोटी फंक्शन यूज करेंगे इसमें, उसको आपको याद रखना है। अगर नॉर्मली आप चाहते हैं कि करके दिखा देना है तो बस ये एडिशनल जो हम फंक्शन यूज कर रहे हैं इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जितना हमने किया इसको ड्रैग करके आप शो कर दीजिए, आपका काम खत्म। लेकिन हम चाहते हैं कि सही से अच्छा वैल्यू यहाँ अच्छा सीट हमारा तैयार हो, तो अट्रैक्टिव हो, तो उसके लिए हम ये एडिशनल फंक्शन और फार्मूला यूज। तो आइए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जैसे हमने बात किया है वैसे रखना है और वैसे ही रहेगा। फर्स्ट में कोई चेंजमेंट नहीं है, सेम वैसे जैसे सीखे थे वैसे। सेकंड में क्या करना है, अब देखिए मैं ये चाहता हूँ सीरियल नंबर उतना ही आए जितना यहाँ नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है, उतना ही तक तो ये पेमेंट वगैरह इंटरेस्ट बैलेंस या क्लोजिंग ओपनिंग कुछ भी होगा। और वैल्यू उतने में ये पेमेंट हो जाएगा, 00 एंड तक आ जाएगा। देखिए इसमें 00 आ गया है, 00 आ गया। तो यहाँ तक हमारी वैल्यू आ जाए, इसके लिए हम अगर देखिए आपकी वैल्यू जो अगर बाय द एंड में यहाँ ऐसे आए ना, अगर कुछ हैज वगैरह करके या कुछ अलग नंबर में नहीं आ रहा है तो यहाँ राइट क्लिक करके और यहाँ से फॉर्मेट सेल करेंगे आप, और वहाँ अमाउंट करेंगे तो करेंसी करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। कई बार अलग आता है, अभी उतना मैं दोबारा नहीं कर रहा, नहीं तो आपको दिखा देता आ जाता। अब सीरियल नंबर पे हम बात करते हैं। सीरियल नंबर के लिए फंक्शन क्या यूज करना है, हमें फंक्शन एक यूज करना है इफ। हम चाहते हैं अगर इंस्टॉलमेंट नंबर, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट जितना हो उतना ही तक सीरियल नंबर हो, तो उसके लिए हम फंक्शन यूज करेंगे एक इफ फंक्शन। इफ फंक्शन यूज करने के बाद कैसे करना है इसको मैं अब दिखा देता हूँ। देखिए इफ फंक्शन यूज करना है, इफ फंक्शन के बाद से किस, अब ये मांगेगा लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट लॉजिकल बात है, लॉजिक जो है वो बात हम किसके लिए कर रहे हैं,
नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट के लिए, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट के लिए बात कर रहे हैं, जो ये सीरियल नंबर है उसके लिए। तो लॉजिक टेस्ट में देंगे, जो जिस सेल में हम ये फार्मूला यूज कर रहे हैं उससे एक साल पहले वाला, जो नॉर्मली हम एक टाइप कर रखे हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद से हमें क्या कमांड देना है कि ये जो है लेस देन होना चाहिए हमारा जो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है उससे। अगर इक्वल करेंगे तो वो उसी सेल तक रह जाएगा, लेकिन उसी सेल तक हमें नहीं रखना है। हम लेस देन करेंगे इससे, यानी कि 36 है तो 35 तक आएगा, और उसके बाद से फिर कोमा लगा करके फिर सीरियल नंबर जो है पहला उसमें +1 करेंगे। लाइक मान लीजिए अब लेस देन कर रहे हैं तो यहाँ जो अंतिम है, जो ये नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है उससे एक कम ही रखेगा ना, उससे लेस नहीं रखेगा ना। तो मान लीजिए 35 आया तो मुझे 36 पूरा करना है, तो उसके लिए +1 करेंगे। तो उसके बाद से क्या करेंगे, देखिए यहाँ सबसे पहले हमने इफ फंक्शन यूज किया, लॉजिकल टेस्ट दिया सीरियल नंबर वाले सेल को, जिस सेल में हम यूज कर रहे हैं उससे एक साल पहले की, और उसके बाद लेस देन साइन दे करके नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट को लिया। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट ले करके और जस्ट उसके बाद से हम क्या किए, कॉमा लगाने से पहले ही फिक्स कर दिया उसको, क्योंकि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है वो तो फिक्स इसलिए कर दिए कि अगर हम यहाँ से पीरियोडिसिटी चेंज करेंगे, यहाँ जो भी वैल्यू चेंज होगा उतना ही तक फिक्स रहेगा ये सीरियल नंबर। तो फिक्स करने का फंक्शन अभी बताया मैंने, फंक्शन +F4, मतलब फंक्शन बटन और F4 दोनों एक साथ दबाएंगे तो वो फिक्स हो जाएगा। ऐसे मैंने फिक्स कर दिया। फिर कॉमा लगाना है, उसके बाद से हमें फिर सीरियल नंबर +1, क्योंकि ये लेस देन की बात किया है तो 35 तक ही ये आएगा, प्लस में 1 यानी कि पूरा 36 हो जाए। फिर कॉमा लगाना है, उस सेल को सिलेक्ट करके नॉर्मली प्लस करना है, प्लस करने के बाद से कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद से 2 बार एम्प्टी फंक्शन यानी कि इन्वर्टेड कॉमा 2 बार लगाना है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करना है, फिर एंटर करना है। फिर एंटर करते हैं ये आ जाएगा। अब जो ये आएगा उसको ये कॉर्नर पर करके प्लस साइन पे और उसको ड्रैग करेंगे ना, तो जितना ये नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट होगा ना उतना ही तक वैल्यू शो करेगा, आगे शो नहीं करेगा। तो हमने अभी सीखा कि जो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है यानी कि सीरियल नंबर जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, तो उसको कंट्रोल कैसे करें, और वो यहाँ कर रहे हैं। अब इसको हमने कंट्रोल कर लिया है, नंबर ऑफ सीरियल को, सीरियल नंबर कंट्रोल कर लिया। अब इसको करने के बाद से अब जो ओपनिंग बैलेंस है इसको भी हम करेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस के लिए चलिए देखिए क्या करेंगे, इसको हम अब एक और एडिशनल फंक्शन यूज करेंगे इफ के साथ में, कि इफ सीरियल नंबर जो है वो काउंट करेगा ओपनिंग बैलेंस के लिए कि कितना है, उतना ही तक ये ओपनिंग बैलेंस हमें शो करेगा, अदरवाइज खाली खाली सेल दिखा देगा, उसमें कोई वैल्यू नहीं दिखाएगा। तो इसके लिए कैसे करेंगे देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। इफ इक्वल टू लगाने के बाद से इफ फंक्शन यूज करना है, फिर काउंट फंक्शन उसके बाद यूज करना है। काउंट फंक्शन यूज करने के बाद से उसके बाद सेल सेलेक्ट करना है सीरियल नंबर वाले को, जिस रो में हम ओपनिंग बैलेंस या मान लीजिए इंटरेस्ट का, इंस्टॉलमेंट का, क्लोजिंग का, सबके लिए ये कॉमन फंक्शन हो जाएगा इफ काउंट। जो अब यहाँ तक 1 तक है ना, 1 तक ये सबके लिए वैसे कॉमन फंक्शन हो जाएगा और फार्मूला। तो इन सब के लिए भी यहीं पे ध्यान दे दीजिए, फिर उसमें जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं। इफ लगाना है, इक्वल लगाने के बाद से फिर एक जस्ट और फंक्शन यूज करना है काउंट का। काउंट फंक्शन यूज करने के बाद से सीरियल नंबर, सीरियल नंबर सेल सेलेक्ट करने के बाद से ब्रैकेट क्लोज करना है, फिर लगाना है इक्वल टू 1, यानी कि उस एक ही सीरियल नंबर यानी कि इंस्टॉलमेंट का ये वैल्यू शो हो रहा है उसी के लिए जिसके लिए हमने यूज किया है। ड्रैग करेंगे जिस नंबर पे आएगा, मान लीजिए 6 पे आया, 5 पे आया, तो उसके लिए 1 के बराबर यानी कि 1 साल की या 1 इंस्टॉलमेंट की वो सारी वैल्यू है। तो इसके लिए इक्वल टू लगाने के बाद 1 लगा दिया, 1 लगाने के बाद कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद हम
जो जिसके बारे में बात करेंगे वो हम यहाँ यूज करेंगे। ये अब 1 तक इन सब में कॉमन है, जैसे मैंने डेप्रिसिएशन वाले वीडियो में बताया है आपको, आप वहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ भी आपको समझ आ गया होगा जैसे मैं बता रहा हूँ। देखिए, एक लगाने के बाद से कॉमा लगा दिया है, उसके बाद हमें क्या करना है, अब ओपनिंग बैलेंस है, तो जो सेकंड इंस्टॉलमेंट में हम ओपनिंग बैलेंस लेंगे वो कौन सा होगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का क्लोजिंग बैलेंस। पहले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस है, यानी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, अब मान लीजिए ईयरली है तो उस हिसाब से अलग है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है। तो जो पहला इंस्टॉलमेंट का क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट में ओपनिंग हो जाएगा, तो उसको सेल को सिलेक्ट कर लेना है और इसको फिक्स नहीं करना है। इसको फिक्स इसलिए नहीं करेंगे कि हर बार वो चेंज हो रहा है, तो जो चेंज होने वाली चीज़ें होती है उसको फिक्स नहीं करते हैं। फिर कोमा लगाना है, कोमा लगाने के बाद से एम्प्टी फंक्शन 2 बार यूज करना है, यानी कि 2 बार इन्वर्टेड कॉमा लगाना है और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। और जब ऐसे सारे में यूज कर रहे हैं ना कॉमन फंक्शन, अब जब डायरेक्ट इसको ड्रैग करेंगे ना तो उतना ही आएगा जितना हमारा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है। अब नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट के लिए हम बात कर लिए। चलिए, ओपनिंग बैलेंस तो हमने देखा कैसे यूज करना है, अब आते हैं इंटरेस्ट पे। इंटरेस्ट पे भी वैसे ही करना है। देखिए, इफ काउंट और उसके बाद से सीरियल नंबर, यहाँ पर इफ काउंट लगाने के बाद से इसने मांगा है लॉजिकल टेस्ट, यानी कि लॉजिकल टेस्ट जो बात हो रही है, अब यहाँ पर जो काउंटिंग की लॉजिकल टेस्ट है ना वो इसकी बात हो रही है। यहाँ जिस चीज़ की फॉर्मूला यूज करेंगे वहाँ लॉजिक किसके बारे में बात हो रहा है, लॉजिक क्या है, वो सिलेक्ट करना होता है। तो काउंट के बाद से लॉजिक करेंगे तो देखिए अलग आएगा, इफ के बाद से लगाएंगे तो वो अलग है। तो उस हिसाब से हमें है कि अब इफ काउंट और उसके बाद ब्रैकेट, सॉरी ब्रैकेट ओपन आएगा ही, ब्रैकेट के बाद से आपको सीरियल नंबर उसी सेल का, अगले साल का अब यहाँ बात नहीं हो रहा है, उसी रो का उसी इंस्टॉलमेंट नंबर का सेल सेलेक्ट करना है, फिर ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू का साइन देना है, फिर 1, 1 के बाद से कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद से यहाँ तक कॉमन फंक्शन हो गया, हर एक के लिए अब ये कॉमन हो गया। सीरियल नंबर के लिए नहीं था, सीरियल नंबर में दूसरा कुछ यूज किए थे, केवल इफ फंक्शन यूज करके और उसमें कर रहे थे, लेकिन बाकी ओपनिंग इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट और क्लोजिंग बैलेंस के लिए ये इफ फंक्शन काउंट, ये जो इक्वल टू 1 तक है कॉमा लगाने तक ये कॉमन हो गया। चलिए, अब इंटरेस्ट की, जैसे हमने पहले साल में देखे कि इंटरेस्ट के लिए कैसे किया वैसे यहाँ पर कर देना है। ओपनिंग बैलेंस अब कौन सा हो गया, ओपनिंग बैलेंस इसी रो के लिए, इसी रो का जो है ओपनिंग बैलेंस ले लेंगे, ओपनिंग बैलेंस सेलेक्ट करेंगे। अगर देखिए कई बार ऐसा होता है कि जब फार्मूला हम यूज करते होते हैं तो यहाँ पर हम सेल सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम नॉर्मली टाइप कर देंगे। हम ये देखेंगे कि ऊपर से सबसे पहले हम चलते हैं कॉलम का काउंट करते हैं, ए बी सी डी में काउंट करेंगे जी कौन से में है, बी में है, और बी लिखने के बाद से उसके बाद रो का नंबर लेंगे। अब यहाँ नॉर्मली टाइप कर देंगे, अगर नहीं शो हो रहा हो तब, शो हो रहा है करना है तो हो सकता। तो चलिए, ये हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है इफेक्टिव रेट से। इफेक्टिव रेट है ये है, और इसको फिक्स कर देना है जैसे हमने पहले इंस्टॉलमेंट में किया। पहले इंस्टॉलमेंट में करने के बाद कॉमा लगाना है, फिर कॉमा लगाने के बाद सारी बात खत्म होने के बाद हमें एम्प्टी फंक्शन 2 बार यूज करना है, इन्वर्टेड कॉमा 2 बार लगाना है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर। उसके बाद से ये वैल्यू यहाँ आ जाएगा। फिर अब बात आता है इंस्टॉलमेंट के। इंस्टॉलमेंट के लिए नॉर्मली वही कॉमन फंक्शन इफ काउंट 1 तक लगा लेना है, फिर उसके बाद कॉमा लगा करके इक्विटी इंस्टॉलमेंट की वैल्यू को यहाँ फिक्स कर देना है। देखिए, पहले इंस्टॉलमेंट में और दूसरे इंस्टॉलमेंट या इंटरेस्ट जो भी है, जहाँ फिक्स करना है उसको आपको खुद से फिक्स करना पड़ेगा। और इन दोनों के बाद होने के बाद जब ड्रैग करेंगे ना, इसको ड्रैग करेंगे तो ये सब में ऑटोमेटिक वो फिक्स हो जाएगा, जिसको फिक्स करना है, जिसको नहीं फिक्स करना है वो नहीं होगा। जैसे लाइक ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस फिक्स नहीं हो रहा है क्योंकि हर बार चेंज होगा, तो वो ऑटोमेटिक रह जाए।
अब जो यहाँ फिक्स किया है वो फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने अब कर लिया है। अब देखिए, इसको करने के बाद से कॉमा लगाने के बाद से दो बार एंटी फंक्शन और ब्रैकेट क्लोज। अब एंटर कर देंगे, एंटर करते ही ये वैल्यू आ जाएगा। अब क्लोजिंग के लिए भी वैसे ही नॉर्मल करना है जैसे हमने किया था, इफ काउंट और उसके बाद से जो सीरियल नंबर था उसको लगाया, लॉजिकल टेस्ट में आ गया इक्वल टू 1 कॉमा तक कॉमन फंक्शन। अब बात है कि क्लोजिंग बैलेंस के लिए क्या हुआ, ओपनिंग बैलेंस प्लस में इंटरेस्ट और माइनस में इंस्टॉलमेंट जो पेमेंट हो रहा है, तो वो यहाँ लगाएंगे। उसके बाद से कॉमा लगाएंगे और एम्प्टी फंक्शन का ध्यान रखना है, सबसे एंड में ब्रैकेट क्लोज होने से पहले दो बार इन्वर्टेड कॉमा वाला साइन लगा देना है और एंटर करेंगे। ये हो गया हमारा क्लोजिंग बैलेंस। अब देखिए, मैं इन सबको डिलीट करके और उसके बाद से आपको दिखा सकता हूँ। पहले यहाँ पीरियोडिसिटी चेंज करूँगा तो ये कम हो जाएगा, ईयरली कर देता हूँ ताकि डिलीट करने में सुविधा रह जाए। लीजिए, मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ। आगे बढ़ाइए। अब यहाँ तक मैं डिलीट कर दिया हूँ। देखिए, जब अब यहाँ तक कर लिया ना, पहले नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट की, पहले इंस्टॉलमेंट के लिए हमने कैलकुलेशन किया, उसमें सिंपली किया था। दूसरे में कुछ एडिशनल फंक्शन और फार्मूला वगैरह की थोड़ा बहुत यूज किया। अब देखिए, अब जो यहाँ पर है ना, अब मैं इसको सेकंड रो को सेलेक्ट करके उसके बाद से जब ड्रैग करूँगा तो वो उतना ही तक आएगा जितना तक हमने कमांड दिया है। यहाँ सीरियल नंबर में कमांड दे रखा है कि जो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है वहाँ तक जाएगा, और सारी बैलेंस को मैंने ये कमांड यहाँ से दिए काउंट का यूज करके कि जो सीरियल नंबर जितना है उतना ही तक ही है, काउंट वहीं तक करेगा। तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, अब इसको मैंने ड्रैग कर दिया, लीजिए कर देता हूँ नीचे तक। अब यहाँ तक कर देता हूँ। अब यहाँ तक कर दिया ना, तो आप देखेंगे कि यहाँ तक वैल्यू आया नहीं है। अब ये वैल्यू वहीं तक आया है जहाँ तक हमारा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है, जहाँ तक हमने सीरियल नंबर को कमांड दे रखा है वहीं तक। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। देखेंगे आप कि ईयरली मैं ले रखा हूँ, यहाँ पर ईयरली है, ईयरली लिया है तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 18 है। 18 है तो वैल्यू भी हमारा 18 तक ही शो करेगा, आगे कुछ नहीं, माइनस में और कुछ भी नहीं। देखिए यहाँ तक 18 तक आ गया, आगे ड्रैग करने के बाद भी नहीं आया। अब आप देख रहे हैं कि फॉर्मेटिंग जो मैं किया हूँ ना, तो फॉर्मेटिंग करने के बाद ड्रैग करेंगे ना तो ये फॉर्मेटिंग अपने आप आ जाएगा। इसके लिए मैं क्या किया हूँ, आपको कैसे करना है मैं दिखा देता हूँ। देखिए, पहले इसको मैं कर देता हूँ। अब जिसको फॉर्मेट करना है ना, लाइक मान लीजिए इतना को सेलेक्ट करके, और आपको क्या करना है, यहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ बॉर्डरिंग पर जाना है, बॉर्डरिंग के साइन पे, और यहाँ से सेलेक्ट करना है आपको जो से चाहिए। हम यहाँ पर ऑल बॉर्डर लेंगे, ऑल बॉर्डर सेलेक्ट किया, ऑल बॉर्डर करे तो यहाँ पर ऑल बॉर्डर आ गया। अब ऑल बॉर्डर इतना तक करे थे ना हमने, और इसके बाद से जब हम इसके आगे इसको सेलेक्ट करके ड्रैग करेंगे तो वो आगे तक बॉर्डर हमें मिल जाएगा। तो ये था नॉर्मली जो हमें लोन रीपेमेंट शेड्यूल बनाना होता है, उसकी वीडियो ये है। और ऐसे हमें लोन रीपेमेंट शेड्यूल बनाना होता है। अब देखिए, जनरलाइज जो लोन रीपेमेंट शेड्यूल बनाया है ये ऐसे है। क्वेश्चन में देखिए, मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन में गिवन क्या था और हमने किया क्या। क्वेश्चन में जो अमाउंट था वो किया, और जो एज्यूम पीरियोडिसिटी था उसके बेस पर इतना हमने क्वेश्चन में गिवन हुआ और ये कैलकुलेट करना होता है। इसमें कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसको कैसे करेंगे चलिए मैं इसको भी बता देता हूँ ताकि कुछ फ़ायदा हो जाए अच्छे से। अब हम बात कर लेते हैं इसको कि कैसे हमें। अब देखिए, सबसे पहले है प्रिंसिपल अमाउंट फॉर द 20th इंस्टॉलमेंट। अब आपको यहाँ पूछा है ना कि
जो 20वां इंस्टॉलमेंट है उसका प्रिंसिपल अमाउंट क्या है वो बताना है। आइए, एक बात मैं आपको पहले बता देता हूँ, शो भी कर देता हूँ। देखिए, अब यहाँ से आपको अच्छे से नज़र आ जाएगा। अब मान लीजिए कि अगर यहाँ 18 लिया है मैंने, पीरियोडिसिटी चेंज करता हूँ यहाँ से, अगर ईयरली है तो सब कुछ अब ऑटोमेटिक चेंज होगा। अब ये जो लैंड लोन रिपेमेंट शेड्यूल क्रिएट किया ना, तो अब यहाँ से कुछ भी चेंज करेंगे ना तो सब कुछ चेंज होगा। और मान लीजिए क्वार्टरली किया तो क्वार्टरली के बेस पे ये सारा नीचे तक सब कुछ चेंज हो गया। इफेक्टिव रेट भी चेंज हो गया, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट भी चेंज हो गया, इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट अमाउंट भी चेंज हो गया ऑटोमेटिक। अच्छा, अगर मैं यहाँ अमाउंट चेंज करूँगा ना, तो ये चीज़ें तो जो है ये सब ऐसे ही रहेगी, लेकिन जो यहाँ अब ओपनिंग बैलेंस के बेस पे ये इंटरेस्ट वगैरह जो चेंज हो रहा है ना, वो भी चेंज हो जाएगा। तो आपको ऐसे कर लेना है, 2-3 वैल्यू लेकर के आपको चेक भी कर लेना है। आप बुक से या कहीं से एग्जाम्पल भी लेकर चेक कर सकते हैं। तो अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करेंगे तो भी ये सब चीज़ें चेंज हो जाएगी। अगर एयर चेंज करेंगे तो भी चेंज हो जाएगी। अगर यहाँ से अब कुछ भी एक भी चीज़ चेंज होगा तो ये सब ऑटोमेटिक अपने आप आंसर आ जाएगा आपको। तो ये फ़ायदा है इसको बनाने से। अब बात कर लेते हैं हम, जो उसमें एडिशनल क्वेश्चन पूछा गया था कि 20वें इंस्टॉलमेंट का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्या है। अब मान लीजिए कि अब ऐसे बहुत सारा दिया हुआ है, लाइक अब मान लीजिए 41 तक है। अब उसको और भी यहाँ से जो चेंज करेंगे ना, ईयर ज़्यादा होगा यहाँ पर, मान लीजिए 50 साल है, 30 साल है, तो क्वार्टरली करेंगे या मंथली करेंगे तो वो और काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखिए, अब मंथली कर दिया, यहाँ अगर पीरियड ज़्यादा दिया होगा तो वो ज़्यादा तक जाएगा। अब इसमें आप ढूँढते रहिएगा क्या कि कौन-सा कहाँ पर उसकी प्रिंसिपल अमाउंट है या इंटरेस्ट अमाउंट है। मान लीजिए अब 30वां जो इंस्टॉलमेंट है, उसकी जो इंटरेस्ट है वो क्या है या प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्या है। या फिर मान लीजिए कि अब जो है 35 से लेकर के 40, 35 से लेकर 40 के बीच की जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी वैल्यू क्या है, या फिर उस उन दोनों के बीच की जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो क्या है। तो ये जब ज़्यादा नंबर होगा तो ढूंढना मुश्किल हो जाता है। ऐसे तो नॉर्मली हम छोटा है कम है तो यूज कर लेते हैं, ढूंढ ले रहे हैं और मिल भी जा रहा है। लेकिन ज़्यादा होगा तो ढूंढना मुश्किल होगा। तो उसके लिए हम कैसे बनाएंगे, अब आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ। देखिए, प्रिंसिपल अमाउंट पर 20th इंस्टॉलमेंट, पहले इंस्टॉलमेंट के लिए अब इनके लिए फंक्शन अलग से थोड़ा यूज करना पड़ेगा। जो हमारा जनरलाइज शीट रहेगा ये यही रहेगा, लेकिन जो अलग से चेंज करना होगा वो कैसे होगा आप देखिए। 20वां कैलकुलेट करना है ना, अब देखिए इसके लिए हम एक फंक्शन करेंगे, प्रिंसिपल के लिए यूज करेंगे पीपीएमटी, और इंटरेस्ट के लिए आईपीएमटी। पीपीएमटी प्रिंसिपल के लिए और इंटरेस्ट अमाउंट के लिए आईपीएमटी। केवल फर्क इतना ही होगा आई और पी का। चलिए मैं एक जगह आपको दूसरे शीट पे एक बार पहले दिखाऊं क्या है कैसे। इस शीट पर हम देखते हैं एक बार। मान लीजिए ये है यहाँ पे, और आ गया यहाँ पे। देखिए, जो ये फंक्शन यूज करेंगे ना उसी शीट पर मैं बताता हूँ, लेकिन पहले दिखा देता हूँ। जो यहाँ पर फंक्शन यूज करेंगे इंटरेस्ट के लिए, इक्वल टू लिखने के बाद से आईपीएमटी यूज करेंगे। थोड़ा लार्ज कर देता हूँ कि आपको नजर आए। देखिए, इंटरेस्ट अमाउंट किसी एक पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट के लिए हम जब यूज करेंगे तो वो आईपीएमटी इंटरेस्ट के लिए आई आगे लग गया यानी कि इंटरेस्ट, पीएमटी यानी कि ये कॉमन हो गया। अब प्रिंसिपल के लिए किसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल अमाउंट को जानने के लिए पीएमटी के साथ में पहले पी लग गया है तो डबल हो गया पी, पीपीएमटी। तो इन दोनों को याद करने के लिए कि इंटरेस्ट के लिए कौन सा फंक्शन यूज करें
और प्रिंसिपल के लिए कौन सा यूज करें, तो कॉमन जो बात है, पहले इंटरेस्ट के लिए है आई से, तो आई लगा है, प्रिंसिपल के लिए पी लगा है। ये दो फंक्शन हो गया, इसको आप नोट करते रहेंगे, नोटबुक पर अपने नोट करेंगे, और उसके बाद से इसको जब लैपटॉप और पीसी में करेंगे तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए, नेक्स्ट जो है ना, टोटल इंटरेस्ट अमाउंट फ्रॉम 14th to 51 इंस्टॉलमेंट, यानी कि जो टोटल इंटरेस्ट बताना है ना। अब यहाँ था एक पर्टिकुलर नंबर के लिए, इंस्टॉलमेंट के लिए, पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट के लिए था, और यहाँ अब उन दोनों के बीच की बात होने लग गई। तो इंटरेस्ट अब दोनों के बीच की ऐड करके बताना है। तो इसके लिए क्या करना है, अब जो ये आई पी एम टी था ना इंटरेस्ट के लिए, एक के लिए, उसमें आपको पहले सी यू एम और ऐड कर लेना है। तो ये सी यू एम आई पी एम टी, यानी कि कम आई पी एम टी, ये फंक्शन यूज करना होगा। तो अब देखिए, इसके लिए ये चारों फंक्शन पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम फटाफट कर लेंगे कैसे उसको करना है और क्या सिलेक्ट करना होगा, वो भी देख लेते हैं। कि अब जो यहाँ पर चीजें है ना, ये दोनों के बीच के इंटरेस्ट बताना था, उसके लिए अलग फंक्शन यूज करेंगे, और पहले वाले में केवल सी यू एम आगे ऐड हो जाएगा। याद करने की तरीका है ये है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। ये कैसे याद करें और भूल जाते हैं, तो उसके लिए, या आपको अलग कोई तरीका है उससे आप याद कर सकते हैं उसको। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम इंस्टॉलमेंट के लिए। टोटल अमाउंट फ्रॉम 40 टू 51 इंस्टॉलमेंट। अब वहाँ तक जो है ना, अब यहाँ प्रिंसिपल की बात है, यहाँ टोटल प्रिंसिपल अमाउंट की, प्रिंसिपल लिखना यहाँ रह गया है, बट कोई नहीं, ये दूसरी शीट है, इसको हमें नहीं करना है, जहाँ बात करेंगे वहाँ करते हैं। तो ये इंटरेस्ट का था, दूसरा प्रिंसिपल के लिए, प्रिंसिपल के लिए फंक्शन यूज करेंगे कम प्रिंस। अब देखिए, इसमें कम दोनों का अब बात है, कंबाइन हो रहा है, कंबाइन हो रहा है ना, यानी कि दोनों के बीच की हो रही है, तो दोनों के लिए पहले तो कम आना है, आ रहा है। अब इंटरेस्ट के लिए आई पी एम टी हो गया, अब प्रिंसिपल के लिए क्या है, प्रिंस हो गया, यानी प्रिंसिपल। तो कम प्रिंस, ये फंक्शन यूज करना है अगर प्रिंसिपल वैल्यू बताना है, दो नंबर्स के बीच की प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये था चार एडिशनल जो फार्मूला और फंक्शन यूज करना है। आईपीएमटी इंटरेस्ट के लिए, किसी पर्टिकुलर के लिए, पीपीएमटी किसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल के लिए, और कम आईपीएमटी है वो है इंटरेस्ट दो नंबर्स के बीच के लिए, और वैसे कंप्रेंस है दो प्रिंसिपल अमाउंट, दो मतलब नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट के बीच के प्रिंसिपल अमाउंट को बताने के लिए। तो ये चार फंक्शन है, इसको कैसे यूज करना है, अब इसको हम देखते हैं अपने शीट पे। अब थोड़ा सा और इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि नज़र आए। ज़्यादा बड़ी होगी और थोड़ी छोटी कर लूँ। इतना ही करना पड़ेगा तभी आएगा। चलिए, मैं और थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। ज़्यादा ही आ रहा, और थोड़ा छोटा। चलिए, अब यहाँ देखते हैं हम इसको कैसे करना है। इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम प्रिंसिपल अमाउंट को निकाल लेते हैं, कैसे निकालना है और क्या इसका फार्मूला और फंक्शन यूज कर रहे हैं। यहाँ पर पीपीएमटी फंक्शन यूज करना है। पीपीएमटी फंक्शन यूज करते ही हमें मांगेगा रेट।
अब जो रेट की बात कर रहे हैं ना, मैंने पहले भी शुरू में भी बताया कि जो रेट अब जो भी बात करेंगे वो इफेक्टिव रेट की बात करेंगे। तो पीपीएमटी फंक्शन यूज करते हैं, यहाँ रिक्वायर्ड होगा रेट की। आप देखेंगे नीचे रेट, तो रेट की सिलेक्ट करना है, इफेक्टिव रेट को कॉमा लगाना है। फिर बोला है कि पर, यानी कि कितने का, कितने नंबर का इंस्टॉलमेंट जो है ना, वो कितने नंबर्स का पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा था 20वें नंबर का, 20वें इंस्टॉलमेंट का जो है वो हमें बताना है प्रिंसिपल अमाउंट। तो यहाँ पर रेट के बाद से हमें कॉमा लगा करके टाइप करना है जितने नंबर पूछा होगा उतने का। 20वां पूछा है 20वें लगाएंगे, 25वां 25वां, जितने नंबर्स का पूछा होगा उतना टाइप करने के बाद से कॉमा लगाना है। फिर कॉमा लगाने के बाद से पूछा है नेपर, यानी कि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट के सेल को सिलेक्ट करेंगे। अब नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद से हमें क्या करना है, कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने का प्रिंसिपल वैल्यू, जैसे यहाँ पर पीएमटी के टाइम में हमने देखा था, ध्यान दिया था कि पीएमटी फंक्शन में क्या पूछ रहा है। वहाँ भी आपने देखा था कि सबसे पहले पूछा था कि मान लीजिए पहले रेट क्या है, रेट इफेक्टिव रेट दिए थे। उसके बाद से नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट था, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दिए थे। उसके बाद से प्रिंसिपल वैल्यू दिए थे, प्रिंसिपल वैल्यू माइनस में लगा रहे थे क्योंकि निगेटिव यहाँ पर लोन जो है वो निगेटिव बैलेंस ऑलरेडी होता है, और एक्सेल में ये ऋणात्मक दिखाता ही है, तो उसको प्लस में पॉजिटिव में देखने के लिए हम माइनस भी लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद माइनस लगाया, उसके बाद सेल सेलेक्ट किए। बस पीपीएमटी फंक्शन यूज करने में और पीएमटी फंक्शन यूज करने में फ़र्क इतना ही है कि जो ये नंबर हम डाल रहे हैं ना, इसके लिए जो यहाँ रिक्वायर्ड है पर करके पीरियड करके, यानी पीरियड है ना, कौन से पीरियड का सीरियल नंबर का बात है, तो वो एक एक्स्ट्रा इसमें आ गया है पी लगा देने के बाद से। तो पीएमटी ये हो गया। अगर पीएमटी आपने जैसे यूज किया वैसे पीपीएमटी क्या है, आईपीएमटी का है, बस आई और पी के लिए नंबर एक यहाँ ऐड हो जाएगा अलग से। तो देखिए यहाँ पर हमने सेल सेलेक्ट कर लिया, पहले इफेक्टिव रेट ले लिया, फिर पीरियड का हमने कितने का पूछा है, कौन से इंस्टॉलमेंट का, उसको टाइप कर लेना है कॉमा लगा करके। फिर नेपर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट सेलेक्ट करना है, फिर माइनस साइन, कॉमा लगाने के बाद माइनस साइन लगाना है। माइनस साइन लगाने के बाद से प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू लगाया, उसके बाद से हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे एंटर। तो ये हमारा वैल्यू है जो वो आ जाएगा। चेक भी कर सकते हैं आप इसमें 20वें नंबर में आकर के प्रिंसिपल वैल्यू, देखिए 20वें नंबर पे है उतना जो है, सॉरी 20वें नंबर पे प्रिंसिपल अमाउंट वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे जो है ना ओपनिंग बैलेंस बचा है और क्लोजिंग बैलेंस, इंटरेस्ट जो पेमेंट कर दिए, ये सब एड बैक और करने के बाद से जो है, अब मान लीजिए इसको सब करने के बाद जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होगा ना वहाँ पे उस टाइम पे, तो वो हमें शो कर देगा। यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट हमने निकाल लिया। अब ये जो है वो सारी पेमेंट कर रहे हैं, ओपनिंग क्या हो रहा है उसमें इंटरेस्ट ऐड होते जा रहा है और क्लोजिंग घट रहा है, तो इसमें प्रिंसिपल हर एक के लिए निकालना मुश्किल होता है। उसके लिए हम यहाँ पीपीएमटी फंक्शन यूज करके उससे कैलकुलेट कर लिया, तो प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। अब हम इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। जो अब इंटरेस्ट के लिए देखिए, इंटरेस्ट के लिए जो है 20वें नंबर पे जितना होगा उतना ही यहाँ शो करेगा। और ये जो है ओपनिंग बैलेंस की बात हो रही है, एक मिनट इसको मैं दोबारा कर लूँ। रेट ले लिया, उसके बाद से पीरियड होगी, 20वें की बात कर दिया, नेपर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, और उसके बाद से बात कर लिया हमने प्रिंसिपल वैल्यू, माइनस की साइन दे दिया, उसके बाद से ठीक है एंटर कर दिया। अच्छा अब बात करते हैं हम इंटरेस्ट अमाउंट फॉर 20th इंस्टॉलमेंट। अब इसके लिए सेम वही करना है जैसे अभी हमने बात किया प्रिंसिपल वैल्यू के लिए।
अब IPMT लगा देना है, आई केवल चेंज हो रहा है, और रेट है, रेट दे देना है, पीरियड कौन सा है वो टाइप कर लेना है, फिर नेपर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, फिर कॉमा लगाने के बाद माइनस साइन लगा करके, और उसके बाद से जो है प्रिंसिपल वैल्यू सेलेक्ट कर लेना है, फिर एंटर कर देंगे, वो आ जाएगा इंटरेस्ट अमाउंट। अब हम बात करते हैं कि टोटल प्रिंसिपल अमाउंट फ्रॉम 13th to 20th इंस्टॉलमेंट। अब दोनों के बीच की जो है ना, उसको प्रिंसिपल को ऐड करके बताना है। जैसे अब यहाँ ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग, ये सब करने के बाद यहाँ जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा ना उस टाइम पे, उसकी वैल्यू को बताना है। चलिए एक बार दूसरी शीट को देखते हैं। यहाँ पर हमने बात की है नंबर ऑफ 20, 20वें का। चलिए 20वें का हमने बात किया है, और इसकी पूरी शीट देखते हैं एक बार। देखिए 20वें नंबर पे बात क्या है, यहाँ की बात क्या है। यहाँ भी वैसे ही कैलकुलेट किए हैं हमने, जहाँ ये सब। अच्छा एक चीज़ मैं ये दिखाने के लिए वापस आया इस पेज पे, कि जो है ना, फॉर द अमाउंट मस्ट बी शोइंग इंस्टॉलमेंट नंबर ऑल्सो। देखिए अब यहाँ पर है ना, जो अब अपने सीट पर मैं आके बताता हूँ क्या कहना चाहता हूँ मैं। अगर मान लीजिए कि मैं 20वें नंबर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू जानना चाहता हूँ, यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन में 20वें नंबर की बताना है, और जो क्वेश्चन में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने कैलकुलेट कर रहा है, पीरियोडिसिटी ले लिया, हम पीरियोडिसिटी ले लिया मैंने ईयरली। अब बताइए कि जब इंस्टॉलमेंट नंबर है ना, वो 20वें नंबर है ही नहीं, 20th है ही नहीं, तो वो वैल्यू कहाँ से शो करेगा। फंक्शन बिल्कुल सही आप यूज कीजिएगा, फिर भी ऐसे आ जाएगा। तो ये बात ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ 20वां है, अगर मान लीजिए 35 40 कुछ भी पूछे, तो उसकी वैल्यू यहाँ पुट करने पर जब फंक्शन हम और फार्मूला यूज करेंगे तब भी शो करेगा ना, जब यहाँ पर उस तक हमारा जो इंस्टॉलमेंट का ये फार्मूला और आगे तक हमने वैल्यू शो करता होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए मैं फिर वापस आता हूँ अपने हाफ ईयरली ले लेता हूँ। अब देखिए अब ये वैल्यू शो हो गया। हमने इंटरेस्ट की प्रिंसिपल वैल्यू किसी पर्टिकुलर का देख लिया, इंटरेस्ट अमाउंट देख लिया किसी पर्टिकुलर का। अब दो इंस्टॉलमेंट के बीच के लिए अब हम देखते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट के लिए देख लेते हैं। चलिए अब प्रिंसिपल अमाउंट को ही देख लेते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट में थोड़ा बहुत अब चेंज आएगा। देखिए जो मैंने फंक्शन बताया था, कंप्रेंस फंक्शन है, इसको यूज करना है। उसके बाद से सबसे पहले ये मांगेगा रेट, रेट इफेक्टिव रेट देना है, नेपर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट देना है। उसके बाद से जो पीबी है वो प्रिंसिपल वैल्यू। अब यहाँ पर जो है ना, पहले एफ बी यहाँ नहीं लिखा हुआ था, तो यहाँ पर माइनस में ना ध्यान देने वाली बात यहाँ पर एक चेंज आ रही है, कि जो यहाँ पर माइनस करके हम प्रिंसिपल वैल्यू लगा रहे थे, वो माइनस करके अब नहीं लगाना है। यहाँ माइनस को साइन को प्लस करने के लिए ना लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, तो वो प्लस का साइन आ जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं आता है, लेकिन माइनस जो साइन आ गया तो वो माइनस को प्लस कर देगा। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस हो जाता है, तो उस बेस पे यहाँ अब प्लस हो जाएगा। तो देखिए रेट दे दिया, उसके बाद नेपर बोला, नेपर हम नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट को सिलेक्ट कर लिए हैं, प्रिंसिपल वैल्यू बिना माइनस लगाए सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद से इसने बोला है स्टार्ट पीरियड, यानी कि जहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ 13 टू 20 तक है। अब दोनों के स्टार्टिंग और क्लोजिंग दोनों बताना, एंडिंग स्टार्टिंग पीरियड क्या है, 13th है, उसको कॉमा लगाने के बाद स्टार्टिंग पीरियड टाइप कर देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। अब बोला है एंडिंग पीरियड, एंडिंग पीरियड लगाएंगे, उसके बाद से कॉमा लगाकर जीरो लगाएंगे, जीरो लगा देंगे, और जीरो लगाने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे। जीरो एक नॉर्मली ऐसे ही टाइप कर दे रहे हैं, अदरवाइज क्या है कि वो खाली खाली यानी कि जीरो वैल्यू शो करे। यहाँ तक कॉमा तक तो मतलब 20 तक तो आ गया, इन दोनों के बीच की तो वो ऐड कर देगा। बाकी अदरवाइज जीरो, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे -1 से।
फिर ये दो इंस्टॉलमेंट के बीच की नंबर आ जाएगी, एंटर कर देंगे, ये वैल्यू आपके सामने आ गई। वैसे दोनों के बीच के लिए आप देखें फंक्शन जैसे हमने यूज किया था, तो उसमें स्टार्टिंग पीरियड और एंडिंग पीरियड मांग दिया था, तो उस बेस पे हमने यहाँ टाइप कर दिया। और इसमें क्या था, इसमें नॉर्मल पीरियड ही था कि किस पीरियड का बात कर रहे हैं, तो उसमें नॉर्मल पीरियड दे रहे थे। अब देखिए मैं बात करता हूँ अब इंटरेस्ट अमाउंट के लिए। इंटरेस्ट अमाउंट के लिए मैं आपको बताया है कि बस केवल आगे CUM करके, और जो एक पर्टिकुलर के लिए फंक्शन यूज हो रहा था IPMT, तो उसके साथ ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया कम IPMT। ये फंक्शन है, फंक्शन आपको नोट कर लेना है, CUIMPMT है। और उसके बाद से जैसे ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये मांगेगा रेट। रेट दे देना है, रेट को सिलेक्ट करेंगे, इफेक्टिव रेट, फिर नेपर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, फिर बोला है प्राइवेट वैल्यू, यानी सॉरी प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू सिलेक्ट करना है, यहाँ भी माइनस नहीं लगाना है क्योंकि ये दोनों के बीच ऐड हो रहा है, उसको ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो पॉजिटिव में आ जाएगा। तो इसको करना है, उसके बाद से स्टार्टिंग पीरियड लेना है, स्टार्टिंग पीरियड के बाद कॉमा लगाना है, फिर एंडिंग पीरियड, एंडिंग पीरियड अदरवाइज 0 0, यानी कि जीरो ही हुआ है, जीरो, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई करना है -1 से, उसके बाद से हम एंटर कर देंगे। तो ये हमारा टोटल इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगा इन दोनों के बीच की। तो ऐसे था जो एडिशनल इसमें पूछा गया था क्वेश्चन में। तो इतना ही तक होगा। इस ऐसे इस बेस पर जो क्वेश्चन हम करेंगे तो इतना ही तक हमें कैलकुलेट करना होगा। तो ये था हमारा इस शेड्यूल का क्वेश्चन, और हमें कैसे करना है इस बेस पे करना है और सीखना है। अब देखिए एक बार फिर क्वेश्चन पे वापस मैं आता हूँ। जो हमें वैसे नॉर्मली कैलकुलेट करना होता है वो यही बनाना होता है, जनरलाइज लोन रीपेमेंट शीट दिखाना होता है, बनाना होता है SPR शीट पे इन एक्सेल। और बाकी ये एडिशनल में पूछा है तो इसको भी बता देंगे, उसके लिए क्या फंक्शन था वो सीख लिए। और एक इसमें का रीपेमेंट ऑफ लोन का एक क्वेश्चन और हमने स्टार्टिंग में देखा था। अब ये है, ये देखिए मैंने बताया कि 2 टाइप का लोन दिया होगा आपको, और ईयर यहाँ मेंशन होगा कि किसी एक ईयर को सिलेक्ट करें तो उसका जो परसेंटेज है वो आ जाए, और उसमें भी ईयर सेलेक्ट करने में किसी पर्टिकुलर मतलब जो मोड है उसी का हो। जैसे होम लोन का चाहिए तो होम लोन का हो, कार लोन का है तो कार लोन का शो करे। तो इसके लिए हम अलग से करेंगे, पहले इसको फॉर्मेटिंग करेंगे जैसे डिटेल्स वहाँ तैयार किया था, और फिर करेंगे। इसमें देखिए ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया है, तो हम ओपनिंग बैलेंस अपने मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो हम नहीं बना सकते। अपने मर्जी से लेकर के आपको देखिए यहाँ जनरलाइज शीट बनाना है तो आप तो अपने मन से कुछ भी प्रिंसिपल अमाउंट ले सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। आइए इस पे दिखा देता हूँ। पहला जो क्वेश्चन किया, ये बाकी जो अभी क्वेश्चन देखे ना 2 मोड का, वो जो ये शेड्यूल है ना, शेड्यूल सेम रहेगा। शेड्यूल में कोई चेंज नहीं रहेगा। और जो यहाँ जो डिटेल्स हम तैयार करेंगे ना, तो जो ये पीरियडिसिटी से नीचे की बात है ना, इफेक्टिव डेट, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, इक्विटी, ये सब सेम रहेगा। उसमें केवल एक एडिशनल जो ये टेबल वगैरह भी सेम ही रहेगा, टेबल वगैरह में कोई चेंज में नहीं आएगा। इसको भी बना लेना है अपने मर्जी से क्योंकि जनरलाइज तैयार करना है। तो चेंज यही आएगा ना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और पीरियड है जो ईयर्स है, वो दो को कैलकुलेट करने के लिए एडिशनल, मतलब इसके अतिरिक्त हमें कुछ सीखना पड़ेगा। उसमें फंक्शन भी कैसे यूज करना है और उसको कैसे एक मोड पर जाएंगे, उसके लिए डेटा वैल्यूएशन दो एक एडिशनल आएगा, बाकी सारी ये सेम रहेगा। वो ऊपर यहाँ पे हो जाएगा, और इसके बाद जो यहाँ से नीचे सब हो रहा है ना पीरियोडिसिटी से सेम रहेगा। चलिए मैं उस शीट को एक बार दिखा देता हूँ आपको कि है क्या वैसे आखिर। इसी में आज ये क्वेश्चन नंबर 2 पे है। अब देखिए इसमें जो है ना, ये यहाँ पर पहले फॉर्मेटिंग को आपको टाइप करना पड़ेगा। जो चीज़ डिटेल्स था
डिटेल्स के हिसाब से अपने मर्जी से लेना है, और ये पीरियड ऑफ पेमेंट को भी मतलब करना है, उसके बाद आगे ये। तो ये इस वीडियो में नहीं हम करेंगे, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा आपको, उसको देख लेना आप, वहाँ से आपको इस मॉडल को सीख सकते हैं कि जब टू टाइप का लोन दिया होगा तो, और एयर्स दिया होगा तो उसमें से किसी एक पर्टिकुलर एयर के लिए और पर्टिकुलर मोड के लिए यानी लोन के लिए क्या हम कैसे इसको इस फॉर्मेट में लाए। तो देखिए मैं यहीं से किया हूँ, अगर यहाँ से कुछ भी चेंज करूँगा, लाइक यहाँ मोड बनाया हूँ, मोड चेंज करूँगा, अगर मान लीजिए कार लोन पर रखा हूँ, होम लोन पर करूँगा, तो ये सारा सिस्टम अपने आप चेंज हो करके और उस शेयर का ये परसेंटेज ऑटोमेटिक ये ले लेगा। तो इसके लिए कैसे करना है ये हम सीखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे शेड्यूल तैयार करना है, लोन रीपेमेंट शेड्यूल। चलिए, ये था शीट नंबर 6 पे। इस वीडियो में हमने सीखा कि लोन रिपेमेंट शेड्यूल कैसे करना है और क्या हमें गिवन होगा। तो इसमें डेटा वैल्यूएशन सीखा, VLOOKUP फंक्शन सीखा, और बाकी इक्विटेड इंस्टॉलमेंट के लिए PMT फंक्शन, और आगे इधर एडिशनल में फंक्शन IPMT, PPMT और कम प्रिंस फंक्शन, और उसके बाद से कम IPMT, ये 4 फंक्शन यहाँ सीखा। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, और जो नेक्स्ट मैं बताया उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, उस पर लिख भी दूंगा, रीपेमेंट ऑफ लोन पार्ट 2, और ये पार्ट 1 हो गया। इतना सीखा आपने और करिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए इसको और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए और ऐसे ही अच्छे से अच्छे वीडियो बना करके लाते रहें, और आप देखें आपको हेल्प हो। यहाँ हम आपके हेल्प के लिए ही कर रहे हैं, ये नहीं कि 100% आपको मतलब ज़रूरी नहीं है कि यहीं से सीख लेंगे सब कुछ है। बाकी हम अपने तरफ से कोशिश कर ही रहे हैं। तो ऐसे आपको काफ़ी हेल्प मिलती रहेगी वीडियो से। धन्यवाद।